अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम है फ़ेस टू फेस और इसका फॉर्मेट तरीक़ेकार कुछ यूँ होता है कि हमारे इस्लामी भाई कुछ सवालात की तैयारी इनके पास होती है और ऐसा सच मुझे कोई ख़ास, बल्कि इस बार तो बिल्कुल ही नहीं पता कि इन्होंने क्या करना है, किस तरह के सवालात करने हैं, लेकिन कुछ सवालात किए जाते हैं। उन सवालात में हो सकता है कि शायद ऐसी कोई नीयत ही बनती हो कि जो एक पब्लिकली परसेप्शंस होते हैं, कुछ ख़यालात होते हैं, कुछ ऐसी बातें होती हैं, कुछ तसव्वुरात होते हैं, प्लस भी होते हैं, कुछ माइनस भी होते हैं, तो उनका यहाँ पर कोई सेशन किया जाए, सवाल जवाब किए जाएँ, उसका कोई शाफ़ी काफ़ी जवाब बन पड़े, तो इससे इंशाअल्लाह दीन को भी फ़ायदा होगा और दावत इस्लामी को भी फ़ायदा होगा। और इस मतलब के मोड ऑफ़ डिस्कशंस की वजह से एक व्यूवरशिप को भी यूँ समझिए कि एक दिलचस्पी मिलती है और एक दिलचस्पी के अंदाज़ में दावत इस्लामी और दीन के ताल्लुक़ से बहुत सारे इंफॉर्मेशंस बातें आप तक पहुँचाने में हम कामयाब हो जाते हैं। अब वैसे आपके इसमें हेड कौन करता है? कोई होता है आपके मॉनिटर या निगरान, या इस आप 6 हैं, 6 में से कोई एक होता है आपके उसमें नहीं? अमूमन प्रोग्राम को देखेगा, करेगा, यानी ये बताएगा जब आप सवाल कर लें, आप सवाल कर लेंगे, सारे मतलब के आज़ाद कहीं से भी सवाल स्टार्ट हो सकता है। मैंने सोचा था कि मैं स्टार्ट करूंगा आपसे सबसे पहले, बाकी आपको भी मालूम है कि यहाँ से तो कहीं से भी क्रॉस और है ना, कहीं से भी क्वेश्चन आ जाएगा। आपका जहन बना होता है, पहले आप आएंगे मैदान। जी, हमारी थोड़ी सी डिस्कस हुई थी तो उन्होंने एक सवाल किया था, मैंने कहा मैं एक है ना, यानी स्टार्ट मैं करूँगा थोड़ा सा, इसके बाद आप लोगों ने बैठ कर तैयारी की कि किस तरह घेरना है? जी घेरना नहीं, सवाल करना। तो सवाल एक करना है तो फिर वो ओके, चले कोई नहीं, चले, अल्लाह खैर फरमाए। अच्छा, सबसे पहले तो आपको ईद मुबारक। खैर मुबारक और ये आपको भी मुबारक, नाज़रीन को भी मुबारक। जाहिर है अभी बकरा ईद गुजरी तो है ना, बहुत सारे आपने देखा होगा कि गोश्त वगैरह की तकसीम के अलावा बहुत सारे हमारे इस्लामी भाई जो हैं वो दिन रात खालों में मसरूफ़ थे ना, यहाँ से खाल ले रहे, वहाँ से उठा रहे, मतलब इस इवेंट पे ये खालों का मामला, फिर और भी बहुत सारे शोबाजात। उसके बाद अब है ना रिसेंटली एक शोबा अनाउंस हुआ है, अब मज़ीद शोबे आप लाना चाह रहे हैं, तो ये मतलब इतने सारे शोबे ला के कुछ क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो जाएगी? क्वालिटी हम दूसरे शोबों में वो क्वालिटी नहीं देख सकेंगे, बहुत ज़्यादा बर्डन आ जाएगा, कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे? तो अगर मैं इसका जवाब आप ही की प्रोफेशन में दूं तो शायद जल्दी समझ में आ जाएगा। असल में है ये कि शहजाद भाई कि आप पीछे डायरेक्टर हैं मगर आप परफॉर्मर तो नहीं हैं। परफॉर्मर जो है वो नातख़्वां कोई और होता है, बोलने वाला कोई और होता है। प्रोग्राम के अंदर हर कोई अपने हिस्से का काम कर रहा होता है, तो प्रोग्राम अपनी जगह पर चल रहा होता है, कोई कंप्रोमाइज़ नहीं हो रहा होता। बोलने वाले ने अपना काम करना है, नात वाले ने अपना काम करना है, कारी साहब ने अपना काम करना है, स्विचर ने अपना काम करना है, कैमरा मैन ने अपना काम करना है, सबके अपने अपने काम तकसीम होते। जब काम तकसीम हो ना, मेयार में फ़र्क पड़ने वाला काम नहीं हो पाता अमूमन, क्योंकि तकसीम होती है। पायलट का काम जहाज़ उड़ाना है, पैसेंजर को एंटरटेन नहीं करता। तो हर एक का जब काम तकसीम हो जाता है, टिकटिंग वाले का काम अलग है, बुकिंग वाले का काम अलग है, इमिग्रेशन का काम अलग है ना, सबके काम तकसीम होते हैं। आप जब काम को तकसीम करते हैं और तकसीम भी तकसीम वाले अंदाज पर तकसीम करते हैं, जो एक फॉर्मेलिटी नहीं होती, वो एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क विद पावर जिसको हम कहते हैं। अगर आप इस सेंस में जाकर काम तकसीम करते हैं तो इस सच को ऐसा ख़ास फ़र्क इसलिए नहीं पड़ता कि हर काम के हमारे पास अगर काम करने वाले लोग मौजूद हैं और वो अपना काम अपने हिस्से का कर ही रहे हैं, तो अल्लाह का शुक्र है कि दावत इस्लामी के जितने भी शोबे आज हैं या कल ऐसे शोबे बनेंगे तो उनके करने वाले अलग बन जाते हैं।
जो उनको हेड कर रहे होते हैं, उनके वो HOD बन जाते हैं, निगरान बन जाते हैं, नाजिम बन जाते हैं। तो एज सच इतना फ़र्क पड़ता नहीं है। और बल्कि मेरी अंडरस्टैंडिंग तो ये है कि इससे दावत इस्लामी के दीगर दीनी कामों को फ़ायदा होता है। दीन के खिदमत के साथ साथ मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुखियारी उम्मत की खिदमत के मुख्तलिफ़ शोबे होते हैं जो चाहते हैं लोग हम कुछ करें, उनको मौका मिल जाता है करने के लिए। मेरी जब मुलाकात होती है कईयों से तो इनकी गुफ्तगू से लगता है दे वांट टू डू समथिंग फॉर दावत इस्लामी। थोड़ा सा मैं आपको एक ऐसी चीज़ की तरफ भी तवज्जो दिलाना चाहूँगा कि जिसको आप अक्सर प्रोग्राम में भी डिस्कस करते हैं, और वो है प्रोफेशन से रिलेटेड, कि आप जो है हुनर को प्रेफर करते हैं जॉब के ऊपर। इसकी क्या वजह है, जबकि आम तबका जॉब को जो है वो ज़्यादा प्रेफर करता है कि इतनी तालीम हासिल कर लो ये जॉब मिल जाएगी, और आप हुनर को प्रमोट कर रहे होते हैं कि हुनर हासिल कर लो। असल में काबिलियत हो ना तो कामयाबी वैसे पीछे भागती है। लोग कामयाबी ढूंढ रहे हैं, काबिलियत नहीं ढूंढ रहे। आप काबिलियत को तलाश करो, कामयाबी आपको तलाश करेगी। तालीम हासिल करके काबिलियत ही तो हासिल करने की कोशिश नहीं, वो एजुकेशन अलग है और काबिलियत अलग है। कई लोग हैं जो तालीमी याफ्ता हैं लेकिन गैर तरबियती याफ्ता हैं। सही। इनको अब लड़ाई झगड़े देखते हो, मारामारी करते मिलेंगे। और कई लोग हैं जो तालीमी याफ्ता नहीं कहलाएंगे लेकिन उनकी तरबियत बहुत अच्छी हुई है। मगर इसका हुनर से क्या ताल्लुक? मैं एक आ रहा हूँ उस तरफ। मैं जो अर्ज़ करना चाहता हूँ ना, ये बेरोज़गारी ख़त्म करने का मैं एक फार्मूला अर्ज़ कर रहा हूँ। ये कि हर कोई सोचे कि मुझे नौकरी मिलेगी या मैं नौकरी लूँगा, तो किसी भी मुल्क में इतनी नौकरियाँ नहीं होती। हुनर होगा और आप अपना काम या कारोबार करने की सोच में आएंगे ना, तो शायद आपके लिए रास्ते ज़्यादा बनेंगे। क्योंकि बहुत मिसाल के तौर पर कोई कारपेंटर बन जाता है। अब कारपेंटर की तो वैसे हमारा कारपेंटर का कहत है, आपको अच्छा कारपेंटर नहीं मिलता, आपको अच्छा प्लम्बर नहीं मिलता, आपको अच्छा मैकेनिक मिलता, आपको अच्छा टेक्नीशियन नहीं मिलता, आपको रियली आपको अच्छा इलेक्ट्रिशियन भी नहीं मिलता। आपकी इक्विपमेंट ख़राब हो जाए कोई घर का, तो आप बोले यार ये मैंने लिया था इम्पोर्टेड, अब इसको ठीक करने वाला कोई नहीं मिलता। और शायद अगर इसमें थोड़ी सी महारत हो जाए बंदे को, तो वो अपनी उस जॉब से बहुत अच्छा कमा सकता है। ये काम माशरे के अंदर तो इतने ज़्यादा पॉपुलर इस हवाले से नहीं है कि कोई इसको एज अ कैरियर लेना चाहे। देखिए हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ कामों को ऐब लगा दिया जाता है जबकि उसमें ऐब नहीं होता। आप पाकिस्तान के बाहर जाएं या मगरबी ममालिक में जाएं, वहाँ पर मतलब बाकायदे जैसे कि क्लीनर होते हैं, एक सर्विसेज बाकायदा एक बहुत बड़ा बिजनेस है। सही। और सर्विस बंदा तभी दे सकता है कि उसको हुनर होगा। दुनिया आपको जो दावत दे रही है वो सर्विसेज के नाम पर दे रही है, और उसमें जॉब ज़रूरी नहीं है। आप अपना सर्विस का अपना ठिया अलग बना सकते हैं कि भाई मैं ये सर्विस प्रोवाइड करता हूँ, आप मुझे मतलब के दें। तो ये जो है ना, ये बेरोज़गारी ख़त्म करने के लिए जॉब अपनी जगह पर है, जॉब के भी नुकसान नहीं है, फ़वायदे हैं। और कोरोना में जॉब वालों को तो ज़्यादा जीत हो गई है। मैं अभी इसी तरफ आना चाह रहा था। तो आप मैं आपको लेके चल रहा हूँ। तो उस पे है मेरा कोरोना को, तो कोरोना में तो जॉब वालों की तो जीत ज़्यादा हो गई है, लेकिन अल्लाह इससे निजात दे। हर वक्त तो कोरोना नहीं ना रहता, हर वक्त तो चीज़ नहीं। अच्छा, जहाँ आप कहेंगे जॉब वालों की जीत ज़्यादा रही है, तो वेरी सॉरी टू से वहाँ पर लाखों लोग फारिग भी जॉब वाले ही हुए हैं। ठीक है, यानी इतना बिजनेस बंद नहीं हुआ जितने लोग अनएम्प्लॉय हुए हैं। और दुनिया में अनएम्प्लॉयमेंट की परसेंटेज बढ़ी है, दुनिया में बढ़ी है। और मल्टीनेशनल बड़ी बड़ी कंपनियों ने मतलब कि लोगों को फारिग किया है। और उसमें भी जो बड़े पोस्ट वाले थे, बड़ी सैलरी वाले थे, वो तो ज़्यादा फारिग हो गए कि भाई क्या कर सकते हैं, नहीं अफोर्डेबल नहीं रहे थे वो। अब बड़ी पोस्ट पर जब बंदा फारिग होता है तो उसको जल्दी पोस्ट मिलती नहीं, क्योंकि वो लिमिटेड पोस्टें होती हैं। लिमिटेड पोस्ट है। अब किसी कंपनी में है ही वो 5 पोस्टें, और लेबर की थी 500 पोस्टें, और वो लेबर तो बनेगा नहीं। वो 5 पोस्टें खाली होंगी तो उसकी जगह बनेगी ना। लेबर 500 लेबर थी, 500 में से तो 50-60 की तो वैकेंसी निकलती रहती है। ये तो छोड़ता है, कोई बीमार होता है। उल्टा डरा रहे तरक्की से कि मतलब 800 तो नीचे की पोस्ट है, जो तरक्की करना चाहता है जॉब में भी बंदा ऊपर जाना चाहता है। हाँ, मैं डरा नहीं रहा हूँ। जॉब अपॉर्चुनिटीज कम हो गई ना फिर तो। मैं डरा नहीं रहा हूँ। अगर इसको लेंगे तो मैं एहसास जिम्मेदारी बढ़ा रहा हूँ कि जिसकी बड़ी पोस्ट है ना, उसको ज़्यादा सेंसिटिव होना चाहिए कि अगर वो फारिग हो गया तो उसको जल्दी जॉब मिलेगी नहीं। लिहाजा जो हाईली प्रोफेशनल और हाईली प्रोफाइल
कोई मतलब जॉब पर होगा ना, तो वो अपनी जॉब को बाकायदा प्रूफ करता रहेगा कि सर मैं इस इदारे की ज़रूरत हूँ। वो मतलब कि वो इजी जोन में नहीं चला जाएगा। कंपनीज जो है ना, ये उसकी ज़रूरतें ज़्यादा पूरी करती है जो कंपनी की ज़रूरतें ज़्यादा पूरी करता है। जितनी आप कंपनी की ज़रूरत पूरी करते हो, कंपनी आपको इतनी ज़रूरत पूरी कर रही है। ये एक नॉर्मल ये परसेप्शन है, हर जगह ये इम्प्लीमेंट हो ज़रूरी नहीं होता। तो जॉब भी अपनी जगह पर है, जॉब लोग करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ चूँकि जॉब पर बहुत ज़्यादा इन्हिसार है और लोग मेहनत करके हुनर सीख कर अपनी कोई चीज़ बनाने के बजाय छोटी मोटी इंडस्ट्रियाँ कब लगेंगी, छोटी मोटी मईशतें कब लगेंगी? ये इसी सूरत में लगेंगी जब आप अपने पाँव पर खड़े होने के लिए खुद अपने लिए कुछ हुनर पैदा करेंगे। वो कोई सी भी क्या, वह टेलर है, अगर आप कोई शख्स कपड़ा सीना जानता है, उसको आता है सीना, वो मास्टर है, कटिंग भी कर लेता है, सी भी लेता है, आप क्या समझते हो? मुश्किल है वो बेरोज़गार रहेगा। किसी को इस तरह की चीज़ें करना आ जाएं तो अब हर एक को पता है कि यार कपड़ा हर कोई सिलवाता है। घर के मेंटेनेंस को अगर आप तज्जिया करें ना घर के मेंटेनेंस का, तो घर के मेंटेनेंस में 20 काम है जिसका ताल्लुक मेंटेनेंस है और उसकी ज़रूरत पड़ती रहती है, मगर आपको उसके माहिर लोग कम मिलेंगे। तो एक हुनर हो, ईमानदारी हो, हुनर, ईमानदारी और मेहनत, ये तीन चीज़ जमा हो जाए ना, आपको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है, ये खुद आपके बहुत बड़ा कैपिटल है। बकिया जिसको आप कैपिटल कहते हैं ना, वो इन तीन कैपिटलों के पीछे दौड़ता है, और जिसके पास ये तीन कैपिटल नहीं है वो सिर्फ उस पैसों के कैपिटल के पीछे दौड़ता है, उसको मिलता विलता भी नहीं है। वो किसको देगा? जिसके पास पैसा है वो थोड़ी से उठा कर दे देगा, यार आपका मुंह बहुत अच्छा है, सीना इतना चौड़ा है, कद 6 फीट 7 इंच है, यार आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट करने का मेरा दिल बहुत हो रहा है, यार आपका कद बहुत अच्छा है। ऐसा कोई थोड़ी कोई इन्वेस्टमेंट करता है। तो ईमानदारी, मेहनत और हुनर, इस पर एक दो चीज़ें प्लस कर सकते हैं आप, मैं इसका इनकार नहीं करता। देखिए ये चीज़ें ऐसी हैं कि जो अगर ये आ जाए आज हमारे सोसाइटी के अंदर, तो मुझे नहीं लगता कि शायद हमारे पास कोई बेरोज़गारी नाम की इस सच को बड़ी चीज़ रह जाएगी। कुछ ना कुछ तो होगी आवाज़, क्योंकि मेहनत इसने बाहर जाकर करनी है। सुबह 6 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक यहाँ पर मतलब कि कीनू के खेत में कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है। मैंने यूरोप में जाकर देखा, हमारे नौजवान कीनू के खेत में काम कर रहे हैं। पैसे अच्छे मिल रहे हैं ना भाई साहब? पैसे आपको लगता है अच्छे मिल रहे हैं, मैं भी कहता हूँ पैसे अच्छे मिल रहे हैं। उमूमन 22-23 साल की उम्र में लड़के वहाँ पर पहुँच जाते हैं, कुछ ना कुछ इलीगल रास्ता निकाल कर भी। जाते ही जॉब तो मिलती नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि ये पंजाब के किसी हिस्से से निकले और जंपे मार के ये बहुत ज़्यादा टर्की पहुँचे। यूरोप के लिए बहुत मेहनत करती है ना कौम। सही। टर्की पहुँचे, टर्की में एक अरसे तो बेरोज़गार रहते हैं, बॉर्डर से निकलते निकलते ये इनके जेब खाली हो जाते हैं, इनको मारे पड़ती हैं, ये माजूर हो जाते हैं इनमें एक तादाद। ठीक है, बर्फ़ों से निकल कर, जंगलों से निकल कर और दरियाओं पानियों से निकल कर गाड़ियों में बेदर्दी के साथ इनको सीटें वीटें निकाल कर इनको भरा जाता है गाड़ियों में। ठीक है, ये मैं आपको थोड़ा सा क्लाउड आपका क्लियर कर दूँ, क्योंकि शायद आपका ये सवाल कईयों की तर्जुमा नहीं कर रहा होगा। ठीक है, अब ये अगर ज़िंदा बचकर सेहतमंद और बगैर किसी अपने पार्ट ऑफ बॉडी को मिस किए बगैर, ज़ाया किए बगैर पहुँच गया, तो ये बहुत ज़्यादा टर्की पहुँचेगा। टर्की पहुँचा, टर्की पहुँचने के बाद अब ये एक अरसे तो बंद रहेगा, इलीगल है। फिर उसके लिए इसको निकलना है यूनान, ग्रीस, जो कि पानी के ज़रिए जाएगा या किसी भी ज़रिए से जाएगा। वहाँ के लिए जब रास्ता बनेगा तब बनेगा, कि जब इनकी बॉर्डरों पर तरकीब बनेगी तभी आपको बोलेंगे चलो। तब तक जनाब रहो टर्की के अंदर और वहाँ पर बेरोज़गार हो, वहाँ पर कर्ज़ा चढ़ाओ कि यहाँ से भी आप लाखों रुपए का कर्ज़ा लेकर निकले हो। ग्रीस पहुँचते पहुँचते कई लोग मर जाते हैं, और ये खबरें मेरा ख्याल है कोई मतलब 100, 150, 200 खबरें तो आपको टीवी पर मिल जाएंगी। ठीक है, आए दिन मिल रही होती हैं। 60-70 की भी क्या बोट होती है, उसमें 150, 200, 250 डाल दो तो फिर बचेगा क्या, और फिर बॉर्डर पर अलग लोग चले जाते हैं। अब हुजूर ग्रीस पहुंच गया, कोई महीनों निकल गए से ग्रीस पहुंचते पहुंचते, अब वहाँ बेरोज़गार, अब ये चुपा फिरेगा। फिर एक ऐसी जगह उसको जॉब मिलेगी कि जो जहाँ ये डरता है होगा कि यार पता नहीं पैसा दे, क्योंकि वो बोले तो इलीगल आदमी है,
और मना कर दे नहीं देता पैसा तो किसके पास जाकर ये कंप्लेन करेगा कि मेरे को पूरा महीना काम किया पैसे नहीं दे, उसको कैसे पैसे मिलते मुझे पता है। ये जितना सेट है ना, जितने सेट पर हम इस पर बैठे हुए हैं, ठीक है, इससे आधे कमरे में ये किस तरह सोते मैंने देखा है और इनके बाथरूमों का हाल मैंने देखा है। अब इनको मिल गया रोज़गार, ठीक है हुजूर, ये 5-6 बजे सुबह को इनको निकाला जाता है और 7-8 बजे इनको डाला जाता है। अब ये कर्जा उतारते उतारते और अपने पैसे बनाते बनाते इनके निकल के 15-20 साल इलीगल रहते हैं। जगह बनाते बनाते ये ग्रीस से निकल कर बहुत ज़्यादा इटली, स्पेन या तो, लेकिन आगे के लिए तो रास्ता कोई नहीं है कि इनको जाना था यूके, इनको जाना है वहाँ पर नॉर्वे, इस तरफ फ्रांस की तरफ, वहाँ डॉक्यूमेंट्स का प्रॉब्लम है इनका। मैं वहाँ पर जिनसे मिलकर आया हूँ उनका कहना ये है कि 25 से 30 साल लगते हैं हमको यहाँ बनने में। अब इनकी उम्र हो गई है 50-55 साल की, जिसमें ये मुश्किल से 3 दफ़ा घर गए और फिर भी कर कसर में है। और ये बनने वालों की तादाद ना बनने वालों के मुकाबले में बहुत कम है। मुझे बताओ भाई कि अब उम्र हो गई 50-55 साल की, ठीक है, बच्चे रह गए आपके पाकिस्तान के अंदर, बुलाओ तो एफोर्ड नहीं कर सकते। ऐसी सूरत हाल में अब आपने जो आपकी जो एक लाइफ प्लेजर एरिया था वो तो सारा गया। सही। अब वो उधरपन की उम्र में कुछ पैसा बन भी गया तो उससे आपने क्या अपने लिए ले लिया। इससे कम मेहनत ईमानदारी के साथ यहाँ करें ना, उससे ज़्यादा पैसा कमाएगा, ये मैं आपको बताता हूँ। मैं एक बिजनेस कम्युनिटी वाला आदमी हूँ, बिजनेस माइंड वाला आदमी हूँ और कामकाज कारोबार को मैंने बहुत करीब से अपने साथ देखा। मेरी ज़िंदगी एक कह सकते इस पर गुजरी है। तो इससे ज़्यादा आप बोलो यार यहाँ तो है ही नहीं, तो जनाब नसीब तो मुक़द्दर, तो नसीब मुक़द्दर तो वहाँ भी वही है। तो वहाँ फेलियर का अगर परसेंटेज देखेंगे ना ज़्यादा है। आए दिन वह नौजवान खुदकुशी कर रहा है, आए दिन नौजवान खुदकुशी कर रहा है, क्योंकि वो उसके पास रोज़गार नहीं है। तो रोज़गार नहीं है तो वो वापस जा नहीं सकता, करे तो क्या करे, कर्जा चढ़ गया। 50-50 यूरो में, कैन यू इमेजिन, 150, 50, 100 यूरो में आपका नौजवान वहाँ पर पूरे महीने में काम कर रहा है। अच्छा, इसको ज़रूरी है कि इतना ख़तरनाक पहलू ही देखा जाए? वो भी लोग तो है ना जो कामयाब हो गए, तो इंसान उन्हीं को इमेजिन करके बनाता है। आप उनको इमेजिन करके बने, आप कामयाब हुए कितने, यही तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। कामयाब हुए कितने और वो कामयाबी की परसेंटेज कितनी, किस एज में जाकर कामयाब हुए। और इनका कामयाब होना है, अगर जिसको आप कामयाब कहते हैं, इनका कामयाब होना ज़्यादातर फाइनेंशियली कामयाब है। लेकिन उसके बाद जो इनकी फैमिली चली गई, इसके बाद जो इनका जो मजहबी मामला था वो जो इतना डिस्टर्ब हुआ, और जो इनकी दीगर इबादत और आखरत की तैयारी के ताल्लुक से जो कुछ चीज़ें थी वो जितनी कंप्रोमाइज़ हुई हैं, अगर इन सबको एक तरफ रखो ना तो मैक्सिमम 100% नहीं, मैं कह रहा मैक्सिमम लोग लॉस में हैं। तो जो चीज़ का परसेंटेज ही मैक्सिमम लॉस में आ रहा है तो उस तरफ जाना कैसा। अब आपकी कौम जाती है पासपोर्ट फाड़ देती है, हांगकॉन्ग पे जाती है पासपोर्ट फाड़ देती है, और जना वो पनाहें ले लेती है, ये ले लेती है, वो ले लेती है। फिर जो हाल होता है हमें पता है, ईमानियत ख़तरे में पड़ जाते हैं, इनके दीन ख़तरे में पड़ जाते हैं, औलादों का मसाइल अलग हो जाते हैं। माशाल्लाह उस दिन पूरा खुशगवार लम्हात मुफ्ती कासिम साहब, मैंने इनके ज़माने तालिब इल्मी के बारे में सवाल किया था तो इन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की थी। हमारे उस्ताद साहब ने हमने तवक्कुल पर दर्स दिया, और दर्स देकर फिर आगे जो मुफ्ती कासिम ने कहा ना कि दीन की खिदमत करने वाले के लिए किस तरह अल्लाह ताला इसके रिस्क में और इसके मामला में वुसअत दे देता है, ये पूरी मुफ्ती कासिम बहुत अच्छी वजाहत की। उस पर मैंने सवाल किया था, अब आप मुझसे करते हो, मैंने वहाँ सवाल किया, मैंने सोचा तो मुफ्ती साहब जब इतना वाज़ेह क्लियर मैसेज है और ये हो जाता तो फिर लोग इस तरफ क्यों नहीं आते। तो मुफ्ती साहब ने इस पर भी बहुत खूबसूरत बात की। आपने फरमाया कि चूँकि यहाँ पर नफ्स को कुर्बान करना पड़ता है और लोग कुछ कमाना चाहते हैं लेकिन ज़िंदगी का एक अंदाज़ वही रखना चाहते हैं, जिसकी वजह से फिर वो इस तरफ नहीं आते, और इस तरफ नहीं आते तो वहाँ बेचारे ये परेशान रह जाते हैं। ये जो आप अच्छेपन की बात करें कि यार ये बंदा अच्छा है, सही है, ये भी तो एक तालीम से ही हासिल होती है ना, एजुकेशन से, जिसको आप बोल, आप तालीम और तरबियत को अलग कर दे तो मेरा ख्याल है बहुत फ़ायदा होगा। तो हाजी साहब एजुकेशन भी तो एजुकेशन तालीम से वाबस्ता जो दानिश्वर टाइप का जो तबका है ना, उसके स्टेटमेंट ये हैं कि आपके हाथ में आई हुई मार्कशीट और सर्टिफिकेट
ये आपकी एजुकेशन की रिसिप्ट है, ये रसीद है जो आपने अपनी एजुकेशन में खर्च किया है। इससे आपको मिलना कुछ भी नहीं है। मिलना टैलेंट और एक्सपीरियंस और तरबियत से है। माशरा तरबियत से बनता है। हमारे यहाँ सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है किरदार साज। आप इसके बताएं, इस वक्त दुनिया में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है कैरेक्टर बिल्डिंग। अब इतना एजुकेशन हो रहा है तो भाई कैरेक्टर बिल्डिंग पर अलग से कोर्स कराने की क्या ज़रूरत थी? किरदार साजी पर इतने सारे किताबों पर किताबें लिखी जा रही हैं। इसके अलावा पहले नफ्सियाती डॉक्टर इतने नहीं थे, बढ़ गए। डिप्रेशन की गोलियां बढ़ गई, टेंशन की गोलियां बढ़ गई, बीपी प्रॉब्लम बढ़ रहा है। असल में तरबियत, जहन साजी और किरदार साजी, इस पर हम ज़्यादा मैं बिलीव करता हूँ कि अगर ये हो ना तो भी बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। अगर एजुकेशन में तरबियत डाल दे। एजुकेशन के अंदर ही काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स ऐसे पढ़ाए जाते हैं जो आपकी कैरेक्टर बिल्डिंग पे बेस करते हैं। दे बेस्ड ऑन योर सेल्फ इम्प्रूवमेंट। लाइक यानी कि सपोज के मैस्लो की एक हिरार्की थ्योरी है, सही है, कि उसके अंदर 7 स्टेजेस बताई उसने कि पहले बंदा अपनी ज़रूरियात पूरी करता है, फिर अपने घर वालों की ज़रूरियात पूरी करता है, फिर उसके बाद वो सोशल लाइफ की तरफ जाता है लोगों की, कि वो लोगों की ज़रूरियात। इस तरीके से एजुकेशन भी तो ये आपको पढ़ा रही है। मज़ा आ रहा है मेरे को। एजुकेशन भी तो ये सारी चीज़ें गाइड करता है। ये पूरी इन्होंने स्टेप्स बता दिए। ये जो करता है उस ज़रूरियात कैसे पूरी करे, कितनों के हक तलफ़ी करे, कैसे कमाएगा, कितनों के साथ ख़यानत करेगा, कितनों के मतलब के मामलात में ये दखल अंदाजी करेगा, कितने कानून तोड़ेगा, कितनी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ करेगा। ये कहाँ इन तमाम तर चीज़ों के अंदर वो ज़रूरतें पूरी करनी है आपको भाई किसी सूरत में भी। तो ये तो जंगल में जानवर भी अपनी ज़रूरतें पूरी कर रहे होते हैं भाई। वो सुबह निकलते हैं ज़रूरतें पूरी करने के लिए अपनी। तो ये हो गई तालीम, कैसे पूरी करनी है, ये तरबियत हुई, ये ज़रूरी थी। हो सकता होती हो। अच्छा, अब फॉर एग्ज़ाम्पल कोई मुझे सुने कह दे भाई ये भी हमको सिखाया गया है, तो अच्छा अब आपने जो सीखा ये एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू पे सीखा कि मैं ये लिखूंगा तो मैं पास हो जाऊंगा, या अपनी लाइफ में इसको मैं प्रैक्टिकल यूज़ करूंगा कि मैं पास हो जाऊंगा? तो आपके ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी करवाए जाते हैं एजुकेशन। क्या ज़रूरत है जो कि ट्रेनिंग प्रोग्राम्स की? जब स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी हैं तो ट्यूशन्स की ज़रूरत क्यों है, ट्रेनिंग प्रोग्राम की ज़रूरत क्यों है? इतने टीचर्स हैं, आप इतनी महंगी फ़ीस देकर कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जा रहे हैं, तकरीबन 8 घंटे आपके निकल जाते हैं आते जाते हुए। फिर इसको आप मज़ीद पढ़ते हैं, आप 2-3 घंटे मज़ीद स्टडी करते हैं आप, तो 12-13 घंटे पढ़ने के बाद अब आपको अलग से मतलब कि वो कोर्सेज़ करने की क्यों ज़रूरत पड़ गई? कोर्सेज़ करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि एजुकेशन में ये चीज़ लैग कर गई। अगर वो वहीं होती तो ना ट्यूशन की ज़रूरत थी ना ये कोर्सेज़ की, क्योंकि तालीम कैरेक्टर बनाती है ना, ये तो तय है ना। तालीम कैरेक्टर बनाती है, मैं कह रहा हूँ, मगर तालीम में तरबियत का तरका होगा, तरबियत की चीज़ होगी तो वह कैरेक्टर बनाएगी। वरना तालीम सिर्फ कुछ नहीं है, इन्फॉर्मेशन होना कुछ और है। एक मालूमात मिल गई आपको। ये आप हर सवाल का जवाब कहाँ से ले आते हैं? इस सवाल का जवाब कहाँ से, हाँ हर सवाल कहाँ से लेकर आ जाते हैं? सवाल हम सोचते हैं कि ये करेंगे, आप उसका जवाब जो आगे लिख के रखें। हम हुनर की बात हुई थी ना, तो हाजी साहब को ये मलका हासिल है कि इनके पास बोलने का हुनर है। मैं भी अपनी इज़हार राय की आज़ादी रखता हूँ, मेरे भी अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरी भी अपनी एक राय है। आप इख्तलाफ कर सकते हैं, लड़ने के लिए तो मैं भी नहीं बैठा, लड़ने के लिए तो आप भी नहीं बैठे, ठीक है। आप तो नॉकडाउन कर रहे हैं ना मुसलसल, जो सवाल आ रहा है आप नॉकडाउन कर रहे हैं। लॉकडाउन का तो सीजन है ना यार, लॉकडाउन का तो मौसम चल रहा है। लॉकडाउन नहीं, लॉकडाउन कर रहे हैं ना आप तो। लॉकडाउन कर रहा हूँ। कहीं तो आप भी हमारी बात पे एग्री हो के जो है ना, हाँ आप सही बोल रहे हो सकता है ऐसा नहीं। असल में एग्री के लिए ये ना कि हम बात सीखने समझने के लिए कर रहे हैं। इस वक्त मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ, आप मुझे बताएं ना कि मतलब कि मुझे आप करेक्ट करें, आप मुझे करेक्ट करेंगे, मैं दोबारा आपको कोई ना कोई दलील दूंगा ना, तो उसको आप करेक्ट करेंगे तो इंशाल्लाह मुझे लगेगा कि मैं वाकई गलती पर हूँ, मेरे रब ने चाहा तो मैं इंशाल्लाह बिल्कुल मानूँ। बापू कुछ कहना चाह रहे हैं? जैसे 2-3 चीज़ें थी कि जैसे आपने जॉब्स के हवाले से कहा, हालात जैसे वबा के अंदर तकरीबन 1.5 साल से ज़्यादा हो गया है, बहुत सारे मामला हैं पूरी दुनिया में चल रहे हैं। दावत इस्लामी में भी इसका असर पड़ा होगा। जैसे आपने कहा कारोबार बंद हो गए, बहुत से जॉब्स नहीं हैं, डोनेशन पे हमारी तमाम चीज़ें चलती हैं। तो एक तो ये कि उसका असर क्या पड़ा। सेकंड ये कि ये सारी चीज़ें थी, पर आपने एक नया शोबा जो है वो लॉन्च कर दिया FGRF के नाम से, कि एक जगह तो हो रहा है कि वबा है, उससे हमारे पास मामला ख़राब हैं, नहीं चल रहे, प्रॉब्लम हो रही है, नहीं हो रही है, फिर एक नया शोबा भी आपने लॉन्च कर दिया। हम देखते हैं कि हम मुख्तलिफ़ दीनी कामों को, रिफाई कामों को, फलाही कामों को हम ऑन करते हैं
और जब हम उसको मतलब लाते हैं तो हमारे पास अल्लाह की रहमत से मददगार आ जाते हैं और अल्लाह असबाब पैदा फरमा देता है। अल्लाह हमें काम करने वाले आशिकान रसूल भी अता फरमा देता है और अल्लाह करीम इसके करने के लिए माशी और माली तौर पर भी अल्लाह मददगार पैदा फरमा देता है, हो जाता है। कोशिश आपको करनी पड़ती है, डेफिनेटली कोशिश तो है ही, और आप कोशिश करते हैं तो अल्लाह करीम आपके लिए रास्ते भी खोल देता है, असबाब भी कर देता है। और वाकई है, वाकई में सही कह रहा हूँ, आप सही कह रहे हैं। एक इस्लामी भाई भी, एक एम्प्लॉय भी दावत इस्लामी का इसलिए फारिग नहीं हुआ कि उसको देने के लिए सैलरी नहीं थी। ये तो बेशक ठीक है, तकरीबन 2 साल हो गए, लेकिन अब दीन का काम है, अल्लाह बरकत दाखिल कर देता है। बिल्कुल नहीं बरकत। हाजी साहब, ये नए नए डिपार्ट्स और नए नए जैसे FGRF का नया क़याम पजीर हुआ है, तो इस तरीके से डिपार्ट्स खोलने का दावत इस्लामी को जहन कैसे आता है? मुशावरतें करते हैं, बैठते हैं, लोगों के साथ बातचीत करते हैं, तो कुछ ज़रूरतें सामने आ जाती हैं और आपको ऐसा लगता है कि यार उसूल और तरीक़ेकार में ये चीज़ आ सकती है, तो आप कर लेते हैं। फिर दूसरी ज़रूरत ईजाद की माँ है। बिल्कुल ठीक है, जब एक ज़रूरत आती है ना तो वो खुद ब खुद चीज़ ईजाद हो जाती है। तो इंशाअल्लाह ताला ये अपनी जगह पर है और फिर काम होते होते अब हमारा काम तो बस ये कि बस अल्लाह तौफीक दे, तो कोशिश ही करना है ना, कामयाबी देना तो अल्लाह का काम है ना, कोशिश करना मेरा काम है, मुकम्मल करना अल्लाह ताला का काम है। तो हाजी साहब, इसमें एक चीज़ ये भी अर्ज़ करनी थी कि जैसे हम कमोबेश 100 से ऊपर शोबाजात में अपना लोहा मनवा ही चुके हैं और मनवा रहे हैं, तो इसी तरह इस वक्त एक बड़ा सेक्टर है मेडिकल का, जिसमें आपको भी ये मुशाहिदा हुआ होगा, अच्छे डॉक्टर्स भी हैं और बुरे डॉक्टर्स भी मौजूद हैं जो सिर्फ पैसे के लिए काम कर रहे हैं, और कुछ हैं जो अल्लाह का खौफ रखते हुए दिल में मरीज़ को डील करते हैं। तो हम इस सेक्टर के हवाले से कुछ सोच रहे हैं, दावत इस्लामी सोच रही है कि इन फ्यूचर हम कोई हॉस्पिटल या कोई मेडिकल के हवाले से कुछ ऐसा करने जाएंगे या करेंगे। और दूसरा इसी के साथ साथ एक ये भी है कि सूद एक बहुत बड़ा माशरे का नासूर बन चुका है, तो इस हवाले से दावत इस्लामी का इन फ्यूचर या पाइपलाइन में कोई ऐसा प्रोजेक्ट है कि हम अपना कोई बैंक नॉमिनेट करके अपने बैंक को इंट्रोड्यूस कराएं कि जहां सूद से बिल्कुल हम क्लियर हों? देखिए, मेडिकली तौर पर तो मेडिकल जो आपने पॉइंट लिया है उस पर तो इंशाअल्लाह आपको अल्लाह ने चाहा तो 2022 में दावत इस्लामी के आई थिंक के अच्छे खासे हेल्थ केयर सेंटर मिल जाएंगे। मदनी हेल्थ केयर सेंटर हम पूरे मुल्क में इंशाअल्लाह इसको खोलने का अज़म रखते हैं। हमारी मुशावरतें जारी हैं डॉक्टर्स के साथ, प्रोफेशनल्स के साथ, और हमारी कोशिश होगी कि इलाज और मेडिसन और टेस्ट हम आपको तीनों फैसिलिटी दें और तीनों सस्ता और अच्छा करके दें। दूसरा काम सूद, तो हम सूद पर बयान कर सकते हैं और सूद के ख़िलाफ़ लोगों को जहन दे सकते हैं, जो कुरान और हदीस के अंदर आए कि सूद हराम है वगैरह। इसके अलावा हम अपने उलमा मुफ्तियान कराम जो पढ़ रहे हैं उनके इस टॉपिक के ऊपर इनके कोर्सेस डिज़ाइन किए हैं कि वो इस तरह की चीज़ों को इतना गहराई के जाकर समझ सकें तो आगे जाकर इदारों की रहनुमाई हो सके और इदारों को किस तरह सूद से निकल कर अपना काम करना चाहिए, उस मामले में इनको शरई एक्सपर्टीज़ जो रिक्वायर्ड हैं हम इंशाल्लाह उस तरह के एक्सपर्टीज़ प्रोवाइड करके कोशिश करेंगे कि बड़े बड़े इदारों को हम सूद से पाक करने में कामयाब हो जाएं। इस पर हमारा काम शुरू हो चुका है और कोर्सेज भी शुरू हो चुके हैं। अच्छा, एक और अर्ज़ ये थी हाजी साहब के जैसे आपने बताया कि एजुकेशन के साथ साथ टैलेंट बहुत नीड है, कि टैलेंट भी मोस्टली रिक्वायर्ड है, टैलेंट होना चाहिए। अब जैसे एक बात अभी चली थी मसूद भाई ने की, आपने उसकी डिटेल वजाहत की कि लोग यहाँ से लीगली इनलीगली अब्रॉड जाते हैं और वहाँ फिर वो जॉब्स कर रहे होते हैं जो वो यहाँ नहीं कर पाते। तो ऐसा क्या हमारे माशरे में एक जहन है कि एक बंदा कारपेंटर नहीं बन सकता, एक बंदा टेलर नहीं बन सकता, एक बंदा इलेक्ट्रीशियन नहीं बन सकता? ये माशरे में से किस तरीके से हम ख़त्म कर सकते हैं कि अगर कोई इलेक्ट्रीशियन है तो वो हलाल रोज़गार कमा रहा है, मेहनत कर रहा है, इसमें क्यों ऐसा हम लोग और क्यों इतना इसको मायूब समझते हैं? और वही लोग बाहर जाके पंप पे भी जॉब कर रहे होते हैं, एज अ सेल्समैन भी जॉब कर रहे होते हैं और इससे लोअर
लेवल की। क्लीनिंग कर रहे होते हैं, लोगों की खिड़कियाँ शीशे सब साफ़ कर रहे होते हैं और वो चल रहे होते हैं। प्रॉब्लम ये होती है कि जब कोई बाहर जाता है तो यहाँ वो बेचारा वहाँ किसी पेट्रोल पंप पे जॉब कर रहा है या कोई क्लीनिंग का काम कर रहा है या कोई इस तरह का काम कर रहा है, मगर यहाँ फ़ख्र से ये बता रहा है वहाँ 1 लाख तनख्वाह है। भाई करेंसी का फ़र्क है, वहाँ तो 1000 ही कमा रहा है। नहीं 1 लाख तनख्वाह, लेकिन ये बोलता नहीं है कि मैं वहाँ पेट्रोल भरता हूँ, ये नहीं बोलता वो। जॉब नहीं बताते तो, क्या कर। अच्छा हमारा आदमी नहीं बोलता कि मैं पेट्रोल भरता हूँ, वहाँ का आदमी बोलेगा मैं पेट्रोल पंप पे काम करता हूँ। तो ये एक माइंड का प्रॉब्लम तो है। हलाल रोज़ी कमाने के लिए अगर कोई शख्स ज़िल्लत के मकाम पर खड़ा हो तो उसके गुनाह यूँ झड़ते हैं जैसे कि दरख्तों के पत्ते तेज़ हवाओं में झड़ते हैं। भाई साहब यही तो एक मसला है कि इस माइंडसेट को ख़त्म कैसे करें, क्योंकि हम ही वो लोग हैं कि अपने घर के जब मसले होते हैं तो इन्हीं लोगों को पागलों की तरह फ़ोन कर करके मिन्नतें कर करके बुला रहे होते हैं कि आ जाओ यार हमारे और इसमें भी तरबियती याफ्ता लोग कम और देख देख कर सीखने वाले यूँ थोड़ा सा ज़्यादा होते हैं। बिल्कुल ऐसे बाकायदा प्रॉपर करने वाली चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। हम इसी तरह कहते रहेंगे, समझाते रहेंगे, बताते रहेंगे और इनको इनके रोज़गार की अहमियत दिलाते रहेंगे। अब ये इलेक्ट्रिशियन की दुकान पर जॉब कर लेगा लेकिन इलेक्ट्रिक का काम करने में इसको आएगा, वो भी थक कर करेगा कि यार आप कहीं लगी नहीं रही तो चलो यही कर लो, तो ये होगा। लेकिन मैं इसमें यही अर्ज़ कर सकता हूँ कि थोड़ा सा इसमें हमें अपने लोगों का माइंड बनाना पड़ेगा। जैसे अभी हम कर ही रहे हैं ये कि भाई अब हुनर की तरफ जाएँ और इंशाअल्लाह 2022 में अल्लाह ने चाहा या इससे पहले या बाद में दावत इस्लामी ये इदारा कायम करने जा रही है। हम इंशाअल्लाह मर्द और औरतों को यानी ख़वातीन को और मर्दों को मेल फीमेल दोनों को हुनर सिखाएंगे इंशाअल्लाह। अभी आपकी बात से एक और सवाल जो है वो जहन में आ रहा है। नहीं अभी थोड़ी सा एक सवाल जहन में आया है कि जब आप दोनों का अभी आपने जिक्र किया, ख़वातीन का भी किया और जो है मर्द हज़रात का भी जिक्र किया, अमूमन एक तासुर ये है कि मजहबी अफराद जो हैं वो ख़वातीन को पसे पुश रखते हैं, तो जबकि आप क्या कहेंगे कि दावत इस्लामी में ख़वातीन का क्या किरदार है और किस अंदाज हमारे पास 51% जो है ख़वातीन? हमारे पास इस वक्त दावत इस्लामी में 32,000 प्लस इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें जॉब कर रहे हैं। 27% इसमें इस्लामी सिस्टर्स हैं। इस्लाम पस से पुश नहीं डालता, दावत इस्लामी इस्लाम का काम कर रही है ना। इस्लाम औरतों को पस से पुश्त नहीं डालता, इस्लाम इन्हें प्रोटेक्शन में डालता है। हमारी नीयत ये है कि औरतें ख़वातीन ये हुनर सीखकर घरेलू कस्ब इख्तियार करें, घर बैठकर इन्हें वो रोज़गार मिले जो बाहर निकलकर अगर मिलता भी है तो इनकी इज़्ज़त और इफ़्फ़त दाव पे लगी हुई होती है। तो ये हमारी इंटेंशन है, हमारी नीयत है। और सिखाएंगे क्या, मसूद भाई पूछ रहे हैं, तो इंशाल्लाह सिखाएंगे इन्हें, बहुत कुछ सिखाएंगे अल्लाह ने चाहा तो, क्योंकि फ़न हुनर प्रोफेशन सीखने के बहुत सारे इसमें शोबे हैं जो सीख सकते हैं इंशाल्लाह। अभी आपने अब देखेंगे इंशाल्लाह ये 2021 में मदनी होम दावत इस्लामी खोल रही है जो यतीमों और नादार बच्चों के लिए। डाइवोर्स हो जाती है तो उनके बच्चे भी रोडों पर आ जाते हैं, और भी ऐसे बच्चे हैं जो बेचारे कहीं भी नहीं रहते, तो इंशाल्लाह उनके लिए दावत इस्लामी मदनी होम कायम कर रही है। बच्चियों को अलग बच्चियों की तरफ अभी हम नहीं जा रहे, बच्चों की तरफ अभी हम जा रहे हैं कि जैसे आप तो ये मैं वो पूरा कर लूँ जी जी। तो इंशाल्लाह मदनी होम में ये जो बच्चे आएंगे इन्हें भी दीनी और दुनियावी दोनों तालीम हम देंगे, हुनर भी सिखाएंगे, ताकि ये बड़े होकर अल्लाह ने चाहा तो ये अपने पाँव पर खड़े होंगे। और जो स्ट्रिक्ट क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के अंदर जो आप समझ रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूँ, बच्चे जो इन्वॉल्व हो जाते हैं, इंशाल्लाह दावत इस्लामी इससे भी इस माशरे को पाक करेगी। यतीम बच्चियाँ फिर कहाँ जाएंगी? इंशाल्लाह ए रज़ार काम का एक वक्त है, अच्छा, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। ठीक है इंशाल्लाह। हाजी साहब एक सवाल है, जैसे आपने बोला कि आजकल लोग हुनर सीखने में जो है ना थोड़ा सा कबाहत महसूस करते हैं, सही है? सब नहीं करते, असल में चेंज हो गया, माइंड चेंज हो गया। आईटी के कितने कोर्सेस जो हो रहे हैं, हुनर ही तो सीख रहे हैं लोग। इंजीनियरिंग के कितने कोर्सेस नहीं, ये जो डेंटल इसी तरह मैकेनिकल जी मैकेनिकल इंजीनियरिंग है पूरी, बिल्कुल जैसे मैकेनिकल के कितने कोर्सेज हैं। अच्छा आप इनको बताएं कि जनाब हम आपको वो एनिमेशन सिखाएंगे, एनिमेटर बनाते हैं, सीखने के लिए आएंगे, ठीक है, कैमरामैन बनाएंगे, आएंगे,
तो असल में बास प्रोफेशन ऐसे हैं जिनमें लोग हुनर सीखने के लिए तैयार हैं, मगर है ये कि हम वहाँ जॉब करेंगे। तो ठीक है, अगर अच्छा हुनर सीखा होगा तो उसको जॉब भी जल्दी मिल जाएगी और अच्छी मिल जाएगी, मिल जाएगा। लेकिन हुनर सीखा हुआ आदमी ना अपना काम खुद भी कर सकता है, उसके अंदर ये एक सलाहियत आ जाती है। हमारे लड़के पढ़ रहे हैं, हमारा नौजवान पढ़ रहा है, सीख नहीं रहा है। सीख सकता, टाइम है। अब जितना मोबाइल पर और सोने में और दोस्तों में वक्त बर्बाद कर रहे हैं, तो पता नहीं कितनी स्किल्स वो डेवलप कर चुका होता। अपनी स्किल्स तो आज यार बिल्कुल फ्री में स्किल्स डेवलप हो रही हैं लोगों की। लेकिन मसला ये है ना कि मोबाइल का अब हम मिसयूज़ ही हो गया है। अब छोटे छोटे बच्चों के हाथों में दे दिया है, और वो बच्चे जो हैं अब हम ही दे रहे हैं ना, हम ही दे रहे। बच्चा क्या कर सकता है? बच्चे ना रो के और है ना जिद करके भी ले लेता, अब रोएगा चिल्लाएगा तो फिर माँ बाप क्या करेंगे? चलो बैठ जा ले ले। अब अपनी अम्मी से पूछ लो कि जब मैं रोता चिल्लाता तो आप क्या करती थी? क्लास तो हमारे पास, टीचर्स तो हमारे घर में मौजूद हैं, आप और मैं मोबाइल पकड़ के तो बड़े हुए ही नहीं है। फ़र्क है ना, आई ना मोबाइल। जदीद दौर के बच्चे और पुराने दौर के बच्चों में फ़र्क है। नहीं, यकीन मानो आज के दौर बच्चों के कोई दुम वुम नहीं मैंने देखी, लेकिन ना इनका सिंग देखा है, ना इनके में दुम देखी है। वही यार दो नहीं, क्या लगता है वही दो आपने सुना होगा आज के दौर का, दो कान वाले पहले बच्चे है ना वो आंखें नहीं खोलते थे पैदा, कुछ दिनों बाद खोलते थे। अब है ना पैदा होते ही बच्चा आंखें खोल लेता है, माँ बाप भी हैरान हो जाते हैं कि ये क्या। तो ये तो कोई तरक्की या कुछ चेंजिंग है ना। वो देखे, ये एक बस बातें हैं अपनी जगह पर। हर बच्चा पैदा होते ही आँख खोल लेता हो, ये तो पता है। हर बच्चा पैदा होते रोता है, ठीक है। तो 100 200 300 मतलब आप सैकड़ों साल पहले चले तभी बच्चा पैदा होता तो रोता था, अभी बच्चा पैदा होता तो रोता है। वही उतने ही अरसे में वो चलना सीखता है, वही उतने अरसे में बोलना सीखता है। तो कोई इतना ऐसा कोई बहुत बड़ा हमारी सोचें बदली हैं, ठीक है। असल में सोच नहीं बदली, लाइफ बदली है। लाइफ इस तरह बदली है कि पहले वालिदैन माँ बाप के, बिल्कुल पहले मैं आ गया ना। अब तो ये बच्चों को मुरीद इल्ज़ाम ठहरा रहे थे। मैं आपका कह रहा हूँ कि भाई बड़ों के प्रॉब्लम है। जो आप अगर आपके हमारे बड़े इसी तरह जॉब या कारोबार और करके घर चलाते थे जिस तरह आज हम कर रहे हैं, नहीं, उस वक्त उनकी 4 घंटे की जॉब नहीं थी, वो भी 10-12 घंटे की जॉब थी। बल्कि आज हमारे पास जो फैसिलिटीज़ हैं कन्वेंस और ट्रांसपोर्ट के नाम पर, हमारे पेरेंट्स के पास, हमारे बड़ों के पास ये फैसिलिटीज़ भी नहीं थी। आज घरों के ताल्लुक से जो हमें सहूलतें हैं हमारे उसके ताल्लुक से नहीं थी। आज इतनी ऑनलाइन आप काम कर ले तो ये नहीं है। पहले की माएँ मसाले पीस कर खाना पकाती थी, आज मसाले तैयार मिल जाते हैं। यानी कि पहले की स्ट्रगल ज़्यादा थी, आज की स्ट्रगल कम है। प्रॉब्लम ये आया है कि पहले के वालिदैन बच्चों के साथ इंगेज थे, बच्चे इनके साथ इंगेज थे। आज के पेरेंट्स ना बच्चों के साथ इंगेज है, ना बच्चे इनके साथ इंगेज है। जब बच्चा अज खुद इंगेज नहीं हो सकता माँ बाप के साथ, माँ बाप को बच्चों को इंगेज करना पड़ता है। जिस उम्र की मैं बात कर रहा हूँ, यानी एक वक्त ऐसा होता है ज़ोहैब भाई कि बच्चा इस बात की उसको रिक्वायर्ड होती है कि मुझे माँ बाप टाइम दें। और जिस दिन माँ बाप को ये रिक्वायरमेंट आती है ना कि बच्चा टाइम दे, तो वो देगा, क्योंकि उसने वो काम किया है। अगर वो नहीं देता टाइम वालिदैन, और जब माँ बाप की रिक्वायरमेंट शुरू होती है टाइम दे, तो वो टाइम नहीं दे रहा होता। लेकिन लाइफ इतनी बिजी है, माँ बाप टाइम दे कैसे? नहीं बिजी, यही तो मैं आपको यही तो कह रहा हूँ कि आखिर फिर या तो ये मानना पड़ेगा कि पहले के वक्त में बरकत थी, आज वक्त में बरकत अपनी जगह पर इस टॉपिक को लिया जा सकता है। लेकिन मुझे थोड़ा सा ये वजाहत करें, मैं ज़ोहैब भाई आपसे पूछ रहा हूँ कि पहले के माँ बाप बिजी थे या आज के माँ बाप बिजी हैं? अच्छा, अगर आप बोले आज के माँ बाप बिजी हैं, तो भाई वो क्या ऐसी चेंजेस आ गई है कि बिजी हो गए? देखिए, लाइफ जिस तरह तेज़ हो गई ना, जैसे आपने कहा कि पहले खुद मसाले पीसते थे, टाइम था तो पीसते थे। आज पिसे पिसाई इसलिए मिलते कि टाइम नहीं है हमारे पास कि हम खुद पीस सकें। आज भी हम ये याद करते हैं कि वो जो हाथ के पिसे हुए मसाले थे ना, उनमें जाएगा था। चलो अब मैं ज़्यादा काउंटर नहीं करता, मुझे बताए आखिर वो टाइम किधर चला गया है? आप कहते हैं अब टाइम चूके नहीं है, तो आखिर वो टाइम के दो हाजी साहब मटेरियलिस्टिक दौर हो गया ना ये। हाँ भाई, ये तो फजूल। लेकिन मटेरियलिस्टिक होना भी जरूरी है। दौर को अगर पहले के माँ बाप को अगर मसाले पीसे हुए मिलते हैं, मैं ये कोई काम में ज़्यादा टाइम दे रहे हैं। महंगाई तो हजूर देखा, अमीर सुन्नत ने भी वाज़ेह तौर पर कहा, जब से हमने भी वो संभाला है महंगाई ही का, आपने जब से वो संभाला होगा महंगाई होनी होगी। अबू भी महंगाई कहते थे, अबू को इनके दादा भी महंगाई कहते थे। दादा हजूर कईयों के पुराने बिस्तर के नीचे वो डब्बे रखते थे आटे चीनी के, ज़्यादा खर्च नहीं करो महंगाई हो गई है। यानी मतलब कि महंगाई तो जब से मतलब कि लोग सुनते चले आ रहे हैं, महंगाई सुनते चले आ रहे हैं।
और करेंसी की अपनी जगह पर है। पहले के लोगों ने 70-75 रुपये में जॉब की हैं। हमारे वालिद साहब भी आई थिंक कि 50 या 70 रुपये के अंदर जॉब करते थे इस इब्तदा में, हमें याद है, ठीक है। तो पहले लोगों ने इतने में जॉब की हैं, तो उस टाइम पर वो जैसे हमें फरमाते हैं कि वो बकरी का बच्चा वो 5 रुपये में मिल जाता था, तो उस टाइम पे 70-75 100 150 रुपये की अच्छी जॉब कहलाती थी नॉर्मल, तो वो लोग सर्वाइव कर लेते थे। तो आज चीज़ें महंगी हैं, तो आपकी सैलरी 75 रुपये की नहीं है, 75 रुपये सैलरी नहीं है। उसके हिसाब से देखें तो आपकी सैलरी आज 20,000 22,000 रुपये भी आप कमा रहे हैं। तो अगरचे महंगाई उस परसेंटेज से ज़्यादा बढ़ी है जितनी आमदनी बढ़ी है, लेकिन एक डिसबैलेंस जो सोसाइटी का है उसको भी तो आप कैलकुलेशन में लेना कि अमीर बहुत अमीर हुआ है, तो पैसा था तो अमीर हुआ है ना, वो मिट्टी खाकर तो अमीर नहीं हुआ, या वो बाज़ार में जाकर ईंट या पत्थर तो नहीं देता, रुपये पैसे देता है। वो एक डिसबैलेंस सिस्टम जो है वो एक अलग है, जो हमारा टॉपिक नहीं है। हम अपने टॉपिक पर आते हैं कि वालिदैन ऐसा क्या बिज़ी हुए हैं, क्योंकि वो जो बिज़ी होना जिसको आप कहते हैं, वो बिज़ी होना एक मतलब कि एक एंटरटेनमेंट टाइप का बिज़ी होना है, फजूल किस्म का बिज़ी होना है। दो चीज़ है इसके अंदर ना, एक तो है हमारा जो स्पेयर टाइम था जो हम शायद बच्चों को देते थे, वो हमने दिया मोबाइल में एंटरटेनमेंट के नाम पे। दूसरा हमारा ये कि कम्युनिकेशन बहुत फास्ट हो गई, जो ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए, चीज़ें आ गई, हम बहुत ज़्यादा लोगों से कनेक्ट हो गए। मैं यही कह रहा हूँ आपको कि हम उस रविश को जो गलत बन चुकी है उसको दूर करेंगे तो सेट होगा ना। कौन दूर करे, मैं आपसे जो पूछना चाह रहा हूँ, पेरेंट्स उसको दूर करें या वो बच्चा जो भी पैदा हुआ है? करना पेरेंट्स को है, बस यहाँ रुकें, जस्ट स्टे, ठीक है, करना पेरेंट्स को है। पहले हमारे घर में होता था लैंडलाइन, ठीक है, पाकिस्तान जो हम PTCL कहते थे, लैंडलाइन, अभी भी लैंडलाइन है, घर में फ़ोन होते हैं। हम बार बार फ़ोन उठा कर सुनते नहीं थे कि यार कोई आया है, किसी का फ़ोन आया कि नहीं आया, किसी का फ़ोन आया कि नहीं आया। और अब थोड़ी थोड़ी देर के बाद और चलो और चले, और थोड़ी देर के बाद हम इसमें मसरूफ़ हो गए, ठीक है। मतलब जिसको काम होता था फ़ोन करता था, जिसको काम होता घर आ जाता था। तो हम जो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और गैर ज़रूरी हमने लोगों के साथ जो अपनी कम्युनिकेशन बढ़ा दी, इससे ही हमारी फैमिली, हमारे बच्चे और हमारी एक इंडिविजुअल और फैमिली और पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट हुआ ना। लेकिन हाजी साहब ये भी करना तो ज़रूरी है ना, वरना हम माशरे से पीछे रह जाएंगे। अब हमारे माँ बाप माशरे से पीछे थोड़ी थे भाईजान, लेकिन उस वक्त माशरा ही ऐसा था ना। उस दौर में ना देखें, आपने मसालों की बात की, उस दौर में वो पिसे हुए मसाले नहीं मिलते थे। आपने मोबाइल की बात की, उस दौर में मोबाइल फ़ोन नहीं थे, मसाले याद हो गए। टेक्नोलॉजी, अगर उस वक्त टेक्नोलॉजी होती ना, तो हमारे माँ बाप भी है ना, ये टेक्नोलॉजी ने, अगर आप जिद्दत की बात करेंगे, टेक्नोलॉजी की बात करेंगे और इसकी साइंस की बात करेंगे, तो उसने इंसान की ज़िंदगी को आसान और वक्त बचाया है। तो आपके पास वक्त बचना चाहिए था, ना कि बिजी होना चाहिए था। जब हम इतने सारे लोगों से कनेक्ट हो गए तो जाहिर सी बात है हमारा टाइम डिस्ट्रीब्यूट हो गया ना हाजी साहब। जो कनेक्ट हो गए आप, तो मैं यही तो आप कर्ज कर रहा हूँ कि हदीस में है कि इंसान के हुस्न इस्लाम से ये भी है कि वो ला यानी कामों को तर्क कर दे। गैर ज़रूरी जो कनेक्टिविटी हमारी है, अगर आप उसको ख़त्म कर दें, अब जो स्पेस बचेगा ना वो ज़रूरी कनेक्टिविटी का हो जाएगा, क्योंकि वो स्पेस तो बचा है, फारिग तो बंदा रहेगा नहीं। तो जो गैर ज़रूरी डिस्कशंस, गैर ज़रूरी जाना, गैर ज़रूरी बैठना, गैर ज़रूरी मिलना, देखिए गैर ज़रूरी चीज़ें ख़त्म करें, फिर बताएं कि टाइम है या नहीं है, बच्चों के लिए टाइम है या नहीं है। अब वो जो मैंने एक मसाला बेचारा शायद शहजाद भाई ने ले लिया, मोबाइल भी लिया है, मोबाइल भी लिया, अब वो जो मसाला या जिस तरह की मैंने मिसालें आपको दी हैं, महंगा हो गया। तो वो हमें जो चीज़ें मिली हैं उन चीज़ों की वजह से हमारे पास तो टाइम बचना चाहिए था, ना कि खर्च हो जाना चाहिए था। पहले चूँकि टीवी नहीं थे और टीवी के इस तरह की प्रोग्रामिंग नहीं थी, तो लोगों के पास बात करने के लिए, तरबियत के लिए, समझने के लिए टाइम था। मोबाइल नहीं था, समझने के लिए टाइम था। ट्रांसपोर्टेशन की ऐसी चीज़ें नहीं थी। अब क्या, कहाँ जा रहे हैं? लॉन्ग ड्राइव कहाँ से आया यार? लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे हैं। व्हाट डू यू मीन फॉर लॉन्ग ड्राइव? दैट मीन्स 1000-1200 रुपये का पेट्रोल जाने का, 1000-1200 का पेट्रोल आने का, और मतलब कि 8 से 6 से 7 हज़ार रुपये खाने पीने के। किसी को वो लॉन्ग ड्राइव खाली वो मतलब रेगिस्तान देखने तो नहीं गया है,
कुत्तो मुंह में डाल के लाएगा नहीं लाएगा, ठीक है, या फिर बोलेगा यार प्रॉब्लम है क्या यार, तंगी बहुत है यार। मेरे एक दोस्त हैं, उनके साथ बातचीत चल रही थी, तो डिस्कशन यूँ चल रही थी कि यार नहीं यार वो आमदनी का प्रॉब्लम है यार, पूरा नहीं हो रहा। तो थोड़ी बहुत बातचीत चली, तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि साल का उनको चाहिए था 1.5 करोड़ रुपया, हो गया यार 90 लाख 95 लाख 85 लाख रुपए की आमदनी हो तो कैसे 1.5 करोड़ रुपये? तो भाई तो तुम्हें किसने कहा था 1.5 करोड़ का खर्चा बढ़ाओ? आखिर 1.5 करोड़ का खर्चा क्या ज़रूरत थी करने की? अगर 90 लाख की आमदनी है तो 70 लाख का खर्चा बनाओ भैया। हाँ यार, मैं कहा चलो 1.5 करोड़ की आमदनी हो गई और उस वक्त खर्चा 2.5 करोड़ का हुआ तो फिर क्या करोगे? तुम जहाँ थे वहीं खड़े हो। तो ये तो थिंकिंग ही नहीं है ना। तो हमें अपनी सोच को, अपनी रूटीन को, अपने कल्चर को, अपने एटीट्यूड को, अपने तमाम तर चीज़ों को रिविजिट करने की ज़रूरत है, ना कि चीज़ों को कोसते रहें। रिविजिट करें, स्टे एंड थिंक, और उसके बाद देखिए कि यार प्लानिंग तो करें ना यार, कुछ तो प्लानिंग तो करें कि क्यों आखिरी सांस तक हम ये कुर्ते रोते रहें। मस्जिद में जाएं तब भी प्रॉब्लम, सोचते सोचते मस्जिद में नमाज कौन सी रकअत पर है ये पता नहीं है। हालांकि बुजुर्गान दीन रहीमहुमुल्लाहुल मुबीन का मैंने पढ़ा ये सीरत का पहलू कि जिस शहर में महंगाई होती थी शहजाद भाई, वो शहर छोड़ देते थे। वजह पता, इन्होंने वजह बयान की है। वजह यह थी कि अगर हम उस शहर में रहेंगे तो कमाने की हम पर इतना टेंशन हो जाएगा घर चलाने के लिए कि हम इबादत नहीं कर सकेंगे अपने रब की। तो हमने अपने लिए ये सारी चीज़ें ली हैं। आज आप किसी भी किराने की दुकान पर जाएं, आप 4 चीज़ें ही लेकर वापस आएंगे जो आपके पास पर्ची थी, और यही पर्ची लेकर आप सुपर स्टोर में चले जाएं, वो पर्ची में 4 चीज़ें लिखी थी, आपकी बास्केट के अंदर 40 चीज़ें होंगी, ठीक है। वो 4 चीज़ें रखी वो कोने में जिसके लिए आप गए थे, और उससे पहले तो वो सारी चीज़ थी जिसके बगैर किचन चल सकता है। आज अगर मेरे नाजरीन अपने किचन का पोस्टमार्टम करें, ऑपरेशन करें, और वो आइटम अलग कर दे जिसके बगैर कल भी आपका किचन चलता था, और वो आइटम अलग कर दे जिसके बगैर किचन नहीं चल सकता, आपके महीने के 10-12 हज़ार रुपये, 5-6 हज़ार रुपये, किसी के 3 हज़ार रुपये, किसी के 25 हज़ार रुपये, किसी के 40 हज़ार रुपये, अगर कम ना हो जाए तो मुझे कहिएगा। 1500-2000 तो कहीं भी नहीं गया, कम बजट वाले की बात कर रहा हूँ। जो ज़्यादा किचन पर खर्च करते हैं उसका ये कर रहा हूँ। फिर अपने आइटम्स पर गौर करें कि हम क्या खाते हैं, क्या लाते हैं, क्या करते हैं। अपनी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट पर गौर करें कि हमारे पहले ना ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन इतनी हुआ करती थी, ना डीप फ्रीज़र। अब फ्रिज अलग है घर में, डीप फ्रीज़र अलग है घर में, इस्त्री का आयरन का मामला अलग है, भरे हुए भी होंगे, माइक्रोवेव अलग है, ये सारा मतलब मामला अलग है। और फिर वो हेयर ड्रेसिंग अलग चलानी है, तो फला चीज़ अलग चलानी है, एसी अलग चलाना है। अब इतनी चीज़ें करनी हैं, डेफिनेट करनी है अगर आपको, तो भाई इसकी कॉस्ट भी तो पेमेंट करनी है ना। अब आप इसकी कॉस्ट बोलो मार्केट, मुझे मेरी कॉस्ट मार्केट पेमेंट करे, ये कैसे पॉसिबल है भाई? या तो आप इतने ऊपर चले जाएं, मगर इतने ऊपर जाकर भी बढ़ाने के बाद फाइनली आपके लिए एक टेंशन, हम सब के लिए टेंशन ही है। तो हर चीज़ को अपने लिमिट में, यानी कि हदीस पाक को याद करें। हदीस पाक इस तरह की है कि गरीबी में भी एतदाल है, बैलेंस, इफरात तफरीत से बचना, मियाना रवि जिसको बोलते हैं। गरीबी में भी एतदाल है, अमीरी में भी एतदाल है, और इबादत में भी एतदाल है। एतदाल, बैलेंस, मियाना रवि, दरमियानापन जिसको आप कहते हैं, उसको इस्लाम और दीन हमें बता रहा है। हमारा अपना जो रोना है, यानी अगर एक शख्स के पास पैसा आया और उसने मतलब फजूल खर्ची में उड़ा दिया, तो कितना लिखा कि वो किसी और को नहीं, खुद को मलामत करे। इसको कहते हैं खुद करदारा इलाज नेस्त। लेकिन अब इसको कैसे, ये इदराक कैसे करें कि ये फजूल खर्ची है? क्योंकि अब बहुत सारी चीज़ें जिनको लग्जरी समझा जाता था, अब वो नेसेसिटी बनती जा रही हैं। तो अब ये भी तो एक फैक्टर है ना। ये हर एक के लिए नहीं है नेसेसिटी। एक जगह अच्छी बात लिखी थी ज़ोएब भाई, मिडिल क्लास पर्सन, अभी कोई ऐसा सुन रहा हो आप में से भी, हम में से कोई मिडिल क्लास आदमी है,
हम भी एक तरह से मिडिल क्लास टाइप के ही लोग हैं, यानी कि हम ना बहुत अपर क्लास में है ना बिल्कुल आप पावर्टी लाइन। तो एक मिडिल क्लास है, नॉर्मल। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम है, मामला चल रहा होता है। मिडिल क्लास आदमी अगर अमीरों के इलाके में रहना शुरू कर दे, ये ज़िंदगी भर खुद को गरीब समझेगा। मिडिल क्लास आदमी अगर गरीबों के इलाके में रहना शुरू कर दे, ये ज़िंदगी भर खुद को अमीर समझेगा। इसकी फाइनेंशियली पोजीशन तब्दील नहीं हुई है, ये वही है। एरिया बदलने से इसकी सोच बदल गई। ये नेसेसरी है, ये नेसेसरी नहीं है। ये हम जिस एरिया में रहते हैं उस एरिया के हिसाब से फिर हमें फैसले करने पड़ते हैं कि यार इस एरिया में मोटरसाइकिल नहीं चलेगी, मुझे कार ही चाहिए होती है। इस एरिया में ये चीज़ नहीं, मुझे ये चाहिए होगी। इस एरिया में ये ड्रेसिंग नहीं चलेगी, मुझे ये चाहिए होगी। ठीक है, हमने खुद हमारे लिए जो इश्यूज क्रिएट किए हैं, किसी ने बाहर वाले ने नहीं किए। अच्छा, हम उस सोसाइटी में हैं भी नहीं कि हमें मतलब बाहर से मिलता रहेगा ना भरते रहेंगे। हमें ये कर्जों की ज़िंदगी गुजारनी भी नहीं चाहिए। लेकिन ये आपको नहीं लगता ये वाली सोच जो है आपको एक तहरीक देती है आगे बढ़ने की? नहीं, ये आगे बढ़ने के लिए तालीम और तरबियत, टैलेंट, सलाहियतें, ये बहुत आगे क्या बढ़ना होता है। देखिए, मैं मतलब एक लाइफ में आ गया, बंदा बढ़ता है अपने मतलब कोई खदमात के नाम पर आगे बढ़ता है, ना कि मतलब कि लाइफ स्टैंडर्ड ना, लाइफ स्टैंडर्ड बन जाएगा आपका। लेकिन आप अपनी आमदनी कहते चादर के मुताबिक पाँव फैलाओ। अब हम पाँव फैला कर चादरों में पेवनकारियाँ कर रहे हैं, यानी हमारी चादर नहीं थी, पाँव फैला दे या थोड़ा सा टुकड़ा देना, वो टुकड़ा कर्जा है और लगाया और फिर पाँव फैलाए, देखो मेरी चादर के मुताबिक पाँव। वो चादर आपकी नहीं थी, वो टुकड़ा था, वो कर्जा था, वापस देना है, वो वापस देना है। देंगे तो पता चलेगा कि मेरी चादर कितनी है। अगर हाजी साहब कोई बदला बी कैटेगरी के अंदर फॉल करता है, कि दरमियाने तबके से फॉल करता है, वो चाहता है कि यार मेरी बच्चों की तरबियत अच्छे से अच्छे माशरे में हो, तो जाहिर सी बात है वो ए कैटेगरी के अंदर स्विच करता है। किसने कह दिया तरबियत मुफ्त में होती है? एनवायरमेंट से, माहौल का बहुत असर। हाँ, तो माहौल मैं दूंगा ना मेरे घर में मेरे बच्चों को। नहीं, बच्चे बाहर नहीं निकलेंगे आज। तो जहाँ निकलेंगे ना वो आकर यही कहेंगे कि अबू मुझे ये चाहिए, वो ये चाहिए। यानी लोगों ने उस कल्चर में जो इनकी पोजीशन से निकल कर है, वहाँ बच्चे भेज के इन्होंने अपने लिए परेशानी ली है। वो बच्चों की डिमांड नहीं पूरी कर सकेंगे, क्योंकि आप अपने बच्चों को जहाँ भेज रहे हैं उनके वालिदैन की आमदनियाँ 5 लाख रुपया है, आपकी आमदनी 50,000 रुपये। आप समझते हमारा बच्चा वहाँ जाकर कुछ बनेगा, आप 5 लाख के बनने जाओगे तो वो 50 लाख के बन चुके होंगे, तो आप वो कवर ही नहीं कर सकोगे। छोटा सोचते रहेंगे ना हाजी साहब। देखिए, छोटा नहीं सोचने का बोलना। अपने बच्चों को अगर इस तरह की तरबियत दें कि आप है ना बस ये टारगेट, ये बड़ा टारगेट, बड़ी सोच अगर रखे ना बंदा, तो फिर बड़ा सोचता है। बड़ा सोचने के लिए क्या करना है, यानी कि कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने वहाँ पर तो नहीं, वो तो जिनका आप बात कर रहे हैं वो भी अपनी जगह पर छोटा बड़ा सोच रहे होते हैं। हर आदमी अपने दायरे कार में सोचेगा ना, बड़ा या छोटा सोचना जो भी है, मतलब इससे ज़्यादा क्या सोचोगे आप। फिर विजन बड़ा करना क्या होगा? विजन बड़ा करना अपने लिविंग स्टैंडर्ड के लिए ही तो सिर्फ सोचना ज़रूरी नहीं है ना। इंसान की ज़िंदगी में और भी तो 10 काम है। दुनिया में लाखों लोग हैं जिनकी आप बायोग्राफी पढ़ते हैं कि इन्होंने लिविंग स्टैंडर्ड के नाम पर बायोग्राफी में अपनी जगह बनाई है। नहीं, मुझे पता, आप जिनके किस्से पढ़ते हैं, जिनको आप एज ए मॉडल बयान करते हैं, क्या आप इसलिए बयान करते हैं इन्होंने लिविंग स्टैंडर्ड पर कोई काम किया था अपने लिए? नहीं, इन्होंने सोसाइटी के लिए कोई काम किया था। इनका सोसाइटी कंट्रीब्यूशन है। कहते हैं कि अहमियत है ना, अहमियत इंफॉर्मेशन पर नहीं कंट्रीब्यूशन पे मिलती है। आपकी इंफॉर्मेशन कितनी है ना, इससे आपको कोई इंपॉर्टेंस नहीं देगा। आपकी सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन कितनी है, इस पर इंपॉर्टेंस मिलती है। अमील सुन्नत का एक कंट्रीब्यूशन है, बहुत ज़बरदस्त है, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। दुनिया मानती है क्या वो पैसों के उसूल से हुआ, तो पैसा तर्क करके हुआ है। लिविंग स्टैंडर्ड पर तो कभी इन्होंने अपने लिए बातचीत नहीं की है। अच्छा, जिस दौड़ में हम इस वक्त लगे हुए हैं, इस दौड़ में हमें नुकसान हुआ है, नफ़ा हुआ है? हम बीमार हुए हैं या सेहतमंद हुए हैं? हम परेशान हुए या खुशहाल हुए हैं? हम मतलब कि हम सैराब के धोखे की तरफ जा रहे होते हैं। ऐसे तो हाजी साहब हम कुएं का मेंढक नहीं बन जाएंगे। कुएं का मेंढक नहीं कहते। अगर अपनी उस लिमिटेड एरिया में रहकर हम अपने दीन, ईमान, जान, माल, इज़्ज़त, आबरू सबकी हिफाजत करने में कामयाब हो जाते हैं तो हम ये एक अच्छी ज़िंदगी है ये। और रही बात ये कि हमारी इस वक्त जो गुफ्तगू चल रही है वो यही चल रही है कि यार बड़ा आदमी बनना, बड़ा आदमी। हमारी सारी गुफ्तगू को बड़ा आदमी बनने में मुराद पैसा ही है। तो जितने लोग आज पैसे वाले हैं
तो पैसा मुक़द्दर का जो होगा वो मिलता है। ऐसा नहीं कि पैसा मुक़द्दर मेहनत से ही सिर्फ पैसा मिल रहा होता तो मज़दूर सारे करोड़पति अरबोपति होते भैया, ठीक है। जो मुक़द्दर में वो मिलता है, जिसके मुक़द्दर में जो है वो होता है। सोच होनी चाहिए, क्रिएटिविटी होनी चाहिए, लेकिन आप ये सोचिए कि आप इस चीज़ में अपना गंवा क्या रहे हैं। फिर इस्लाम और दीन का वो जो लेसन है, जो बड़ा मतलब कि आपको पीसफुल माहौल देता है और आपको बीमारियों और परेशानियों से निकालता है और कंफर्टेबल जोन में लेकर जाता है, वो ये है कि दीनी मामले में अपने ऊपर वाले को देखो, दुनियाई मामले अपने नीचे वाले को देखो। ये चीज़ आपको कंफर्टेबल जोन में लेकर जा रही है। दीनी मामले के लिए आपने अमीर सुन्नत की मिसाल दी। अमीर सुन्नत अल्लाह के वली, इतने मुत्तकी परहेजगार, इतने बड़े आदमी, हम दुनियावी लोग हैं। अमीर सुन्नत यकीनन अल्लाह के वली हैं, एक नेक मुत्तकी परहेजगार शख्सियत हमारी पीरो मुर्शिद है। मैं इससे बढ़कर मिसाल देता हूँ आपको, ऊपर नीचे जाने की क्या ज़रूरत है, मैं इससे ऊपर मिसाल देता हूँ। अल्लाह ताला ने अपने प्यारे रसूल को हमारे लिए रोल मॉडल बनाया है। मैं उम्मती, वो मेरे नबी, वो मेरे पीरो मुर्शिद के भी नबी, हम सबके नबी हैं, इमामुल अंबिया हैं। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे रोल मॉडल बयान की गई, नहीं की गई। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। तो अब हमें तो उनकी ज़िंदगी, उनकी हयात की पैरवी का बयान किया गया कि इनकी पैरवी करो, इनकी हदीसें पढ़ेंगे, इनकी सीरत को पढ़ोगे तो पैरवी मिलेगी। ये हमारी प्रॉपर रहनुमाई होती है। इसको कहते हैं पाथ ऑफ सक्सेस, कामयाबी का रास्ता। और जब तक मुसलमान इस रास्ते पर चला, कामयाब रहा है। उरूज भी था, सुकून भी था, तरक्की भी थी। आज आप देख लो, जितनी आप मुझसे इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं, इससे ज़्यादा डिस्कस आपके अलावा मुझसे कोई कर सकता है। शायद मैं जवाब भी नहीं दे सकूंगा उसको, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उस कल्चर में इन्वॉल्व है जो मुझसे डिस्कस कर रहे हैं। मैं शायद उसको निकाल नहीं सकूंगा, मैं भी मानता हूँ। मैंने कईयों से बातें की हैं, वो ये कहते यार पैसे की बात करो। है कहा यार पैसा नथिंग यार। तो बोला भाई पैसा होना चाहिए यार, पैसा होगा तो नेकी कर लेंगे। मैंने कहा भाई तौफीक होगी तो नेकी करेंगे। नेकी करने के लिए पैसा ज़रूरी नहीं है, नेकी करने के लिए तो तौफीक ज़रूरी है। वरना अमीर आदमी ज़कात नहीं देता, गरीब आदमी अंडा सदका कर देता है यार। ऐसा तो नहीं है। नेकी करने के लिए पैसा कब ज़रूरी था भाई? नेकी करने के लिए तो तौफीक इलाही ज़रूरी है या नहीं है? बल्कि बाद औक़ात तो पैसा नेकी की तौफीक छीन लेता है और बंदा गुनाहों में पड़ जाता है। तो ऐसे कई लोग हैं जो शायद मेरी डिस्कशन से इत्तेफाक नहीं करेंगे। आप भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि मेरी हर बात से मुत्तफ़िक हो जाऊं। ये अपनी अपनी आइडियोलॉजी है, अपनी अपनी सोच है, अपना अपना एक मिजाज है और अपनी अपनी एक तरबियत है, यूँ समझे तो नहीं वो इतनी जल्दी किसी की चेंज हो सकती। अपने सोच में हूँ, आप अपनी सोच में हैं। लेकिन मैं सिर्फ एज ए एग्ज़ाम्पल आपके सामने एक बात रख सकता हूँ, एज ए दलील एविडेंस बात रख सकता हूँ कि दुनिया में इस वक्त मुसलमान इतना कुछ इस तरह सोचने के बाद आखिरकार इतना पीछे क्यों हैं और पहले इतना आगे क्यों था? पहले दुनिया भर में उसकी से थी, आज दुनिया भर में से नहीं है। पहले उसकी आकाई थी, आज उसकी गुलामी है। पहले वो अपर हैंड था, अब ऐसी पोजीशन नहीं है। चाहे वो मगरिबी दुनिया की बात करें या किसी और दुनिया की बात करें, आज हॉस्पिटल पेशेंट ज़्यादा हैं। आज देखें, आज प्रॉब्लम ज़्यादा हैं। आज माँ बाप ओल्ड हाउस में हैं। ये जो नादार और फेंके हुए बच्चे हैं, इनके लिए इदारे बन रहे हैं। आज सुसाइड केसेस बढ़ गए। यानी अब जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, इसी सोच और दौड़ में, क्योंकि दीन के बारे में सोचना, आखरत के बारे में सोचना, कैरियर प्लानिंग करनी चाहिए, लेकिन मुसलमान की कैरियर प्लानिंग में आखिरत डेफिनेट है। क्योंकि कैरियर प्लानिंग है ना, प्लानिंग हम कहते हैं फ्यूचर प्लानिंग, लेकिन पढ़े लिखे लोग कहते हैं कि इस फ्यूचर का वर्ड लगेगा नहीं, क्योंकि प्लानिंग होती फ्यूचर की है। प्लानिंग हमेशा फ्यूचर की होती है। प्लानिंग के साथ लफ्ज़ फ्यूचर लगता नहीं है। हम कहते हैं फ्यूचर प्लानिंग करो, तो फ्यूचर प्लानिंग ये बात पढ़े लिखे लोग कहते हैं, लेकिन असल तो जो तालीम के साथ जिनकी सही ट्रेनिंग या तरबियत हुई है, वो कभी भी प्लानिंग के साथ फ्यूचर का लफ्ज़ नहीं लगाएंगे, क्योंकि प्लानिंग होती फ्यूचर की है, पास्ट की प्लानिंग होती कोई नहीं है। तो एक जायद लफ्ज़ है ये फ्यूचर प्लानिंग।
तो जो प्लानिंग मुसलमान करता है, कैरियर प्लानिंग जिसको कहते हैं, कैरियर प्लानिंग ये है कि ऐसा अंदाज़ ज़िंदगी आपका इख्तियार हो जिससे आप एक सहूलत वाली ज़िंदगी गुजार सकें, इसको कैरियर प्लानिंग कहते हैं। अब कैरियर प्लानिंग जब मुसलमान के साथ बात की जाएगी ना, तो उसमें इसको ये लगाना पड़ेगा कि इसमें तकवा, परहेज़गारी और आखरत कहाँ है, वरना वो कैरियर प्लानिंग मुसलमान की नहीं है। क्योंकि उसको इस बात का यकीन होना चाहिए कि मैं कभी भी मर जाऊंगा, तो मेरी कब्र की प्लानिंग क्या है, मेरी क़यामत की प्लानिंग क्या है। ये कैसे करें? सवाल सबसे बड़ा तो यही है ना कि जब हम ये प्लान कर रहे होते हैं कि हमें कैरियर में यहाँ जाना है, जस्ट हराम चीज़ों से, नाजायज़ चीज़ों से बच कर चलें। नाजायज़ और हराम चीज़ों से जिनका शरीयत मना कर रुक जाएं, और जो शरीयत ने जिसकी इजाज़त दी है वो करते रहें, बस ख़त्म। कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है ये। हदीस पाक में है कि जिस चीज़ का हुक्म हो वो करो, सही, और ताकतवर करो, और जिस चीज़ से मना किया उसे रुक जाओ, यानी बिल्कुल रुक जाओ। तो ये है कैरियर प्लानिंग, और फ्यूचर के तौर पर सोचना और आगे का सोचना, ये इसका में ये तो है ही ना हमारे सामने। लेकिन दीन के ताल्लुक़ से, आखरत के ताल्लुक़ से, इबादतों के ताल्लुक़ से, और फिर ये अपनी जो भी रोज़गार और सहूलत ज़िंदगी इसके ताल्लुक़ से बंदा सोचे, तो दीन को, शरीयत को सामने रख कर बात करेगा तो अल्हम्दुलिल्लाह इसकी प्लानिंग बहुत अच्छी बनेगी। लेकिन हाजी साहब, दीन के हवाले से प्लानिंग करना, इसके लिए ज़रूरी है कि आपको दीन आना चाहिए। सही है, हम दीनी तालीम हासिल करने जाते हैं, सही है, लेकिन अगर हम दीनी तालीम हासिल करते हैं तो उस दीनी तालीम की बेस पे हम अच्छा कमा नहीं सकते। माशरे में ये भी है कि जो दीनी तालीम हासिल करता है, जैसे अल्लाह, काफ़ी सारे जो हैं इमाम मस्जिद हैं, वो लोग अच्छा नहीं अर्न कर सकते। ये भी तो एक लैक है हमारे माशरे में। आपके यहाँ इस्लाम भाई 8-10 घंटे का काम करते हैं, 15-20 हज़ार 25 हज़ार रुपये कमाते हैं। अच्छा नॉर्मल कमा लेते हैं 15-25 हज़ार रुपये। अगर आता है तो कमाते हैं ना। अगर सही इमाम है ना, जिसको ये बहुत सारी चीज़ें आती हैं, वो 50 हज़ार रुपये महीने के कमा लेता है। इमामत में 12-15 हज़ार रुपये कमा लेता है। और टोटल जो इमामत है, 5 टाइम की नमाज, 2.5 से 3 घंटे की सर्विस है। 2.5 से 3 घंटे की ये कोशिश है, 5 टाइम की नमाज। इसके अलावा ट्यूशन, इसके अलावा दीगर चीज़ें करके, जो इसके हलाल और जायज़ तरीके हैं करके, ये आपकी इस दुनियावी रोज़गार, जिसको आप दुनियावी रोज़गार, उससे बहुत अच्छा कमा रहा होता है मस्जिद का इमाम। तो हाजी साहब, ये इमाम की तनख्वाह इतनी कम क्यों होती है, वजह क्या? ये हमारा माशरती प्रॉब्लम है, जिस पर दावत इस्लामी कोशिश कर रही है कि हमारा एक अच्छा कॉम्पिटेंट आहल और बासलाहियत मस्जिद का इमाम, ये किसी भी दुनियावी अच्छी डिग्री और प्रोफेशन से अच्छा कमाता हो, उसकी सैलरी होनी चाहिए। इस पर हम कोशिश कर रहे हैं, हमारा वर्किंग जारी है। लेकिन ये जो तसव्वुर है ना कि जो दीन या इमाम बनेगा या इस तरह बनेंगे, ये इनकी आमदनियाँ कम होती हैं, तो मेरी कैलकुलेशन तो इससे थोड़ी मुख्तलिफ है। क्योंकि जिन्होंने इस रास्ते पर काम नहीं किया, नहीं चले, वो तो ज़्यादा बेरोज़गार हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आप आने वाले वक्त में एक रेवोल्यूशन क्रिएट करने जा रहे हैं कि लोग दीनी चीज़ों को ज़्यादा अडॉप्ट करेंगे, क्योंकि वो दुनियावी तौर पे भी उनको फ़ायदा देंगी। वो तो देनी है इंशाअल्लाह ताला। आप देखेंगे एक दिन आएगा कि लोग अपने बच्चों को इमाम, आलिम, मुफ्ती बनाने को ज़्यादा प्रीफर करेंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। ये बताएं, मतलब अभी आपने अपना बिजनेसमैन का बताया, थोड़ा पर्सनल भी हो जाए, तो आपने ये जो बिज़नेस ही सिर्फ किया, आपने जॉब नहीं की, तो ये यानी दावत इस्लामी के माहौल में ना नियतों को बहुत काउंट किया जाता है, और कोई काम करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई नियत होती है, और ये अच्छी बात है। तो आपने जो ये तिजारत, ताजिर बने, बिजनेसमैन बने, बिजनेस की तो आपके माइंड में क्या था? मतलब सुन्नत की नियत थी, या आपके ना जो मेमन जो ज़्यादातर होते हैं वो है ना बिजनेस माइंड होते हैं, मेमन का बच्चा भी बिजनेस माइंड ही पैदा होता है? वालिद साहब शुरू में जॉब करते थे, बहुत पहले, जब हम बहुत छोटे होते थे। लेकिन हो सकता है जब होश संभाला तो वालिद साहब की जॉब भी नहीं थी, तो वालिद साहब ने अपना काम काज शुरू कर दिया था, और 2-2, 3-3, अच्छा अपना काम के दौरान भी वालिद साहब जॉब करते थे, पार्ट टाइम जॉब करते थे। फाइनेंशियली इतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन तो वालिद साहब की नहीं थी। हमारे जनरल स्टोर खोला था छोटा सा, वो जिसको टॉफ़ियाँ वोफ़ियाँ बेचना और ये सब जो होता है छोटा सा,
और इसके अलावा शाम को मुझे पता है कि एक लेदर फैक्ट्री में जॉब भी करते थे, थोड़ा कुछ अकाउंट्स वगैरह जानते थे और दिन के औकात में अपना काम करते थे। सबसे पहले हमारे वाले साहब ने साइकिल ख़रीदी थी। आपके लिए? अपने लिए। अच्छा। साइकिल ख़रीदी थी और वो आगे एक सीट थी और पीछे कैरियर पे सीट थी। आगे की छोटी सीट पर मैं बैठता था, पीछे की बड़ी सीट पर कैरियर पर मेरे भाई बैठते थे और वाले साहब हमारे साइकिल चलाते थे। और साइकिल पर हमें कहने के लेके जाते थे। फिर एक डबल इंजन वाली इधर उधर मोटर स्कूटर ली थी आगे जाकर। और उसके बाद फिर वालिद साहब आगे यूँ कारोबार बढ़ता गया वालिद साहब का। फिर वो गाड़ी खरीदी, सस्ती होती थी। फिर यूँ आहिस्ता 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 फिर अब जॉब ख़त्म हो गया, वालिद साहब अपना ही काम काज इन्होंने कर लिया और अपना ही सारा वो लाइसेंस वगैरह जो भी था कर आ गए। तो फिर जब हम थोड़े बड़े हुए तो ऑफिस ही में जाकर बैठ गए। तो वालिद साहब का एक अपना मिजाज था कि ऑफिस में जब हम आते थे तो हमसे वो पहले मुझसे जो काम करवाया वालिद साहब ने, पहले टेबल साफ़ करना, पेपर साफ़ करना, चाय का बोलने जाना, ये जो जिसको पियून टाइप के काम करते हैं, शटर उठाना, शटर गिराना, ताले लगाना, ये हमसे शुरू में वालिद साहब ने ये काम लिया। फाइलिंग वगैरह ये सारा जो ऑफिस वर्क कहते हैं, टेबल साफ़ का, जो भी आप जिसको पियून टाइप का जो भी काम बोलो, फिर थोड़ा बहुत ऑफिस टाइप का काम ले लेते थे। लेकिन शुरू से रहे हम इसी तरह। तो फिर जब दावत इस्लामी में आए तो वहाँ से फिर मैं दूसरी लाइन में चला गया। फिर अपने काम में रहते ये करते चले गए। तो इसमें भाई यही था कि मिजाज ही यही था। अल्लाह ताला ने मेरा रोज़गार इसी तरह का ही मुक़द्दर था, तो उस तरह कभी सोच भी नहीं की कि जॉब करनी है। तो ये करते करते रहे बस। ये जैसे कोई तिजारत शुरू करना चाहे या ताजिर या बिजनेसमैन बन जाए, तो ये अगर ये माइंड बनाए कि मैं ना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिजारत की थी, इसीलिए मैं भी है ना ये तिजारत का काम, ये नीयत बनाए तो उसका कारोबार तो करेगा ही, वो ऑटोमेटिकली होगा। तो ये नीयत बनाए तो इससे क्या रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस अदा को अदा करने की नीयत बनाना चाहे तो बन तो सकती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ मुदारबत की थी। मुदारबत ये एक बिजनेस की टर्म ही है। आपने देखा होगा बारह मुदारबा लिखा होता है। मुदारबा मुराबिया, ये मुशारका होता है इश्तराक। इसको आपने अगर प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स जो आपके फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में पढ़ाई जाती है, उसमें इस तरह की चीज़ें हैं। प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स के अंदर जब आप पढ़ते हैं ना, जब आप कॉमर्स पढ़ते हैं तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के अंदर, जो पंजाब में FA वगैरह कहते हैं, हमारे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर कहते हैं, तो उसमें ये सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। इकोनॉमिक्स, प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स और आपका अकाउंट्स। चूँकि हमने ये चीज़ें पढ़ी थी 9-10 मैंने साइंस में किया था, जहाँ केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिज़िक्स वगैरह पढ़ाई जाती हैं। और फिर मैट्रिक के बाद फिर मैं कॉमर्स में चला गया था, तो वहाँ ये चीज़ें पढ़ाई जाती थी। तो इसमें चीज़ें हैं। तो ये एक मुदारबत जो है, ये उसका एक इस्लामी एक टर्म है, इस्तिलाह है कि एक का पैसा दूसरे की मेहनत, एक का माल। हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का माल था और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे लेकर गए बेचने के लिए, और फिर उसमें एक परसेंटेज बनती है कि जो प्रॉफिट होगा आपका इतना, मेरा इतना। तो ये चीज़ें होती हैं। तो मुदारबत भी की जा सकती है, इश्तराक भी की जा सकती है फाइनेंशियली तौर पर, क्या आपका इतना इन्वेस्टमेंट, मेरा इतना इन्वेस्टमेंट। बाद का दोनों का इन्वेस्टमेंट होता है। मेरे 10 लाख, आपके 10 लाख, 20 लाख रुपए हो गए, लेकिन आपके मैं मेहनत करूँगा, मैं मेहनत नहीं करूँगा, मैं स्लीपिंग पार्टनर, दैट इज़ कॉल्ड स्लीपिंग पार्टनर। मेरा फाइनेंस है, आपका भी फाइनेंस है, हम दोनों का फाइनेंस इक्वल है, लेकिन आप मेहनत करेंगे, यानी दुकान आप चलाएंगे, कारोबार आप चलाएंगे, मैं ही नहीं चलाऊँगा। तो उसमें बादों का परसेंटेज तकसीम होती है 75%, 25% प्रॉफिट पर। लेकिन इन तमाम चीज़ों की शरई रहनुमाई लेनी चाहिए। मुदारबत करें, इश्तराकियत करें, या आप कोई भी बिजनेस। ज़्यादा पसंदीदा दीन इस्लाम में क्या चीज़ है? वो कारोबार जो लोगों को फ़ायदा पहुँचाए, इससे लोगों की ज़रूरतें पूरी होती हैं। तिजारत में ज़्यादा बरकत, यानी कि कारोबार के बहुत सारे वो चीज़ें हैं, उसमें एक तिजारत है, ट्रेडिंग। बिज़नेस की एक टर्म है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ट्रेडिंग को ज़्यादा फोकस किया गया, उसमें ज़्यादा हिस्सा है बरकत का। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप दूसरों के लिए पॉजिटिव भी हो जाओगे, अपने लिए पॉजिटिव हो जाओ। मैं गाड़ी में बैठा हुआ था, तो मेरे एक जानने वाले मुख्तलिफ
वो वसवसों में और अपने ही बारे में थोड़ा सा नेगेटिव में थे। तो वो कुछ चीज़ हम देख रहे थे ज़ोएब भाई, तो मैंने गाड़ी की लाइट जलाई। तो लाइट जलाई और मैं कुछ हम कर रहे थे, तो इतने में लाइट डीम हो गई। जैसे डीम हुई ना तो मैंने दूसरी लाइट जला ली। तो फ़ौरन मैंने उससे पूछा मेरे दोस्त को, मैं आपको ऐसा लगा थोड़ी सा क्या, देखो मेरे साथ प्रॉब्लम है ना, लाइट भी बंद हो गई। बोला हाँ, मुझे अभी आया ख्याल ना कि देखो यार ये भी कुछ कर रहा है और मेरे लिए कुछ ऐसा मस्त निकाल रहा है हल, और देखो लाइट भी हल्की पड़ गई। ऐसा आया आपके दिमाग में? बोला आया। मैं कहा ये पहले से करती है, ये पहली बार नहीं, पहले से करती है ये। और ये आप चूँकि इस दुनिया में फंस चुके हो ना, या तो वो हमारे वालिद साहब का एक जुमला कहते थे, वालिद साहब, रोता हुआ जाएगा मुर्दे की खबर लाएगा। तो अपने लिए पॉजिटिव रहें, अपने लिए अच्छा सोचें कि अल्लाह मेरे लिए अच्छा ही करेगा। ये जो वसवसों वाली और उलझनों वाली, कंफ्यूज और अपने बारे में मतलब सोचते रहना, अपने फैमिली के बारे में सोचते रहना कि यार अब ये इसी तो हमेशा मतलब आदमी गया फिर तो चाहिए। 2 दिन तक पल्ले बंधी रहती है वो बात। फिर आखिरी उसका यही होता है कि नमाज में बैठ जाते हैं, वो पुटलिया बना के पूरी अल्लाह के सुपुर्द कर देते हैं। तो ये 2 दिन तक तो घूमती है मेरे दिमाग में, कोई भी बात होती है, उसके बाद ख़त्म हो जाती है। तो ये भी अल्लाह का शुक्र है 2 दिन में ख़त्म हो जाती है। ना होती तो क्या कर लेते? अब इसको पॉजिटिव लो, या 2 दिन में ख़त्म हो जाते, 2 महीने के बाद होती तो फिर मैं शुक्र अदा करता हूँ कि हो गई, अल्लाह का शुक्र है। अब इसको 1 दिन पे लेकर आओ। अब ये मैं कैसे ले गया हूँ? वह 2 दिन में भी तो लेकर आए ना, अल्लाह की तौफीक। अल्लाह से दुआ करो, या अल्लाह मुझे 1 दिन में ले आ। वो तो कादिर मुतलक है, वो 1 दिन के बाद आधे घंटे में आ जाओगे, तो अल्लाह ने चाहा तो नजात नसीब हो जाएगी। इसका भी तरीका है, ये जो पोटलिया बना के रखने ना, इस पोटलिया में इजाफा करते चले जाए। नहीं, ये इंसान के वसवसे और मतलब अपने बारे में नेगेटिव सोच है। सेल्फ मोटिवेशन जो है ना, ये किस तरह लेकर आए? अब जैसे कोई बंदा वसवसों में पड़ गया, अब जब वसवसे में पड़ेगा ना तो ख्याल से ख्याल, बात से बात, वसवसों को झटके लाहौल शरीफ की कसरत करे और बावुज़ू रहे और दुरूद शरीफ कसरत के साथ पढ़ता रहे, और ये देखे कि मेरे साथ अब तक कुछ हुआ तो है नहीं, सिर्फ सोच ही रहा हूँ। छठी हिस्स में और हुआ तो नहीं है कुछ भी, क्या फ़र्क लेकर? अच्छा ही हो रहा है माशाल्लाह। मतलब यार ये छत गिर गई तो अब मतलब आदमी सोचे यार ये पंखा गिर गया तो लटका हुआ यार लोहे की डंडे के साथ, मतलब गिर गया तो कभी भी नहीं सोएगा वो। भाई अब तक गिरा है, नहीं गिरा, क्यों गिरेगा यार? सो जा भाई। पंखा गिरा तो छत गिरने का तस्वुर ले। और यार ये पलंग टूट गई तो टूटी, अब तक नहीं टूटी भाई। तो जब हुआ ही पहले नहीं है, माजी आपका इस मामले में क्लियर है, तो फिर आप फ्यूचर के लिए क्यों प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो अपने लिए? अच्छा, एक इसमें ना लोगों में एक मैंने देखा है कि छठी हिस्स और वसवसे में फ़र्क नहीं कर पाते। वसवसे पैदा हो रहे होते हैं और वो बोल रहे होते हैं मेरी छठी हिस्स कह रही है। ये पता है कौन लोग होते हैं ये जिससे फंस जाते हैं? अब उसको कभी छठी हिस्स का नाम दे देते हैं। असल में थोड़ा सा शर्मिंदगी से बचना होता है। मेरे सबकॉन्शियस के अंदर एक बात बैठी हुई है, अरे भैया अब इतना गाड़ी इंग्लिश के साथ बात करेगा, अपने भी बोलेंगे यार ये थोड़ा इसका आधा किलो हमको भी दे दो यार। सबकॉन्शियस मैं जानता हूँ, मेरा दिमाग कुछ कह रहा है ना कि ये कुछ होगा ऐसा। हाँ, तो ये बातों का जो है ना, ये इनको वसवसे आ रहे होते हैं, और ये ऐसे लोग ज़्यादातर इसको कहते हैं ओवर थिंकिंग पर्सनैलिटी। ये ओवर थिंकिंग वाले लोग होते हैं, मतलब गैर ज़रूरी सोच में पड़े हुए होते हैं। अब ये गैर ज़रूरी सोच में क्यों पड़े हुए होते हैं? क्योंकि ये मसरूफ़ नहीं होते। अगर ये मसरूफ़ हो जाएं तो इनकी गैर ज़रूरी सोच को पाबंदी लग जाए, क्योंकि सोचने का टाइम ही नहीं मिलेगा। कि ज़रूरी सोच नहीं सोच सकेगा तो गैर ज़रूरी की तरह सोचेगा, तो अपने आप को इतना कंजेस्टेड कर दे। ये ट्रीटमेंट है। अच्छा, जब ये ट्रीटमेंट करेगा तो ऑटोमेटिकली इसकी ओवर थिंकिंग मेंटेलिटी जो है ना वो ख़त्म हो जाएगी। फिर उसके बाद वो रिलैक्स भी हो जाएगा ना, मुझे आती ही नहीं है। इसको आप इस मिसाल से समझें कि एक शख्स जिसको गले का दर्द हो, गले में तकलीफ़ हो, और भी 10 चीज़ें हों, जब वो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर कहता है कि आप ये देखिए ये मिर्च मसाला मत खाना, ये जहर है आपके लिए। अच्छा, वो क्या जहर है? नहीं है, वो एक डरा रहा है मीट। लेकिन जब वो मीट मसाला छोड़ देगा, बाद में खाएं।
मगर जब तक उसकी ये डिजीज़ है, प्रॉब्लम है, उस वक्त तक वो ये चीज़ छोड़ दे जो नॉर्मली ले सकता है। तो बाज़ डिजीज़ ऐसी हैं हमारी, सब कॉन्शियस नहीं है, मैं इसका इनकार नहीं करता, छठी हिस्स नहीं होती, इसका इनकार नहीं करता, लेकिन उसको रियलिटी पे लाएं, ठीक है, अपनी मेंटेलिटी को रियलिटी का लिबास पहनाएं, ना कि सिर्फ ऐसे ख्यालात का लिबास पहना कर चलने का कोई फ़ायदा नहीं होता। इंशाल्लाह इन चीज़ों से निजात भी मिलेगी। इशराक चाश की नमाज़ पढ़े, कुरान करीम की तिलावत करे, दुरूद शरीफ पढ़े। अब इसकी सोचने की आदत है, वो ख़यालात में रहने का आदी है, तसव्वुरात में रहने का आदी है। तो तसव्वुरात और ख़यालात जंगल और बयाबान के बजाय वो ख़यालात में सब्ज़ गुंबद ले ले, गुंबद खज़रा ले, मस्जिद नबी शरीफ ले, काबा मुशर्रफ़ा ले, इसके अलावा 10 किस्म की और चीज़ें ले। अगर उसको परेशानी तो कब्र और हशर की परेशानी, यानी उसको कहते हैं तग़य्युर, अपने आप को कन्वर्ट करे, कन्वर्ट हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली रिलीज़ हो जाएगा। ये कुछ नफ्सियाती इलाज हैं, अगरचे कहना आसान है लेकिन इलाज तो इलाज ही है ना यार, इलाज में तो दिक्कत है ही, इलाज आसान होता कब है? छोटा सा इंजेक्शन भी खाओ तो प्रॉब्लम होता है यार, बल्कि उससे पहले तो घबराहट होती है, फिर दर्द होता है। अच्छा हाजी साहब, एक अर्ज़ थी कि जैसे हम ये सवालात कर रहे हैं और ये होती हैं अमूमन लोगों के साथ चीज़ें कि कोई बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में शिकार हो जाता है इस चीज़ का, तो कभी आपके साथ इस तरह के कोई मामलात नहीं हुए कि किसी चीज़ में आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग की तरफ चले गए हों? हो सकता है कभी चला गया हो, या और उसको मैंने ओवर थिंकिंग का नाम ही ना दिया हो। असल में ये भी तो है, प्रॉब्लम है ना कि हम ओवर थिंकिंग, एक ओवर थिंकिंग है और एक है एडवांस थिंकिंग, इन दोनों में एक बारीक लाइन है। एडवांस थिंकिंग में भी जाते तो आप आगे ही हैं, लेकिन उसमें ओवर नहीं जाते आप, वो नेसेसरी चीज़ें होती है, कहते हैं रेलिवेंट इरेलीवेंट, ठीक है, ज़रूरी गैर ज़रूरी। तो हो सकता है कि इस तरह के केसेस हुए हों, और हो जाते हों तो कोई ताज्जुब नहीं, और हुए हैं बल्कि हुए होंगे, लेकिन फिर इंसान को वहाँ से खुद को दुआ करनी चाहिए। अपनी मर्ज़ी से क्या निकलेगा, अल्लाह चाहेगा तभी निकलता है। इंसान अपनी खाली बड़ी बड़ी बातें करे, मैं यूँ निकल गया, तो कैसे निकल गया भाई? तो ये तेरे रब ने निकाला है। तो कैसे बच गया? तुझे तेरे रब ने बचाया है। उमूमन हो जाता है ये कि यार बस मैं निकल गया, निकला नहीं हूँ, मुझे निकाला गया है। मैं बचा नहीं हूँ, मुझे बचाया गया है। मैं संभला नहीं हूँ, मुझे संभाला गया है। मैं चला नहीं हूँ, मुझे चलाया गया है। मैं उड़ा नहीं हूँ, मुझे उड़ाया गया है। यानी अपनी किसी भी खूबी अगर आपके वजूद से ज़ाहिर हुई है, उसकी निस्बत अपनी तरफ करना ये दुरुस्त नहीं है, क्योंकि वो किसी की दुआ, किसी का फैज़, किसी का करम, और सबसे बढ़ के ये कि अल्लाह की रहमत से ही होता है, इसके अलावा नहीं हो सकता। क्योंकि यही आदमी होता है बैठे बैठे अक्ल चली जाती है, पागल हो जाता है। नॉर्मल है, बज़ाहिर नॉर्मल है, लेकिन अभी मारना शुरू कर देगा, हाथ भी वही है, आँख भी वही है, मुँह भी वही, सिर्फ अक्ल चली गई जो नज़र नहीं आती। बंदा अक्लमंद है तो उसको अक्ल अल्लाह ने दी है। तो ये चीज़ें हैं कि अल्लाह की बस रहमत पे नज़र रखे। जैसे लोग भी अगर उसको कमाल कहते हैं, यूँ समझिए कि एक शख्स को मैं 50 लाख रुपए देकर बोलूँ जाकर ये बांट कर आ जा, और वो बांटते बांटते बोले कि उसको बोले तू सखी, तू सखी, लोग उसको सखी बोले, ये समझे मैं ही सखी हूँ। तो सखी ये नहीं है, सच्चा सखी वो है जिसने उसको पैसे दिए थे। ये बंदा तसव्वुर करे कि ये कुछ मैं कर रहा हूँ ये आया कहाँ से है। लेकिन इससे बचा किस तरह जाए? उम्मन होता तो ये है कि जब अल्लाह ताला ने आपको कोई नेमत दी होती है, चाहे अकल हो या दौलत हो, और जब आप उसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग होते हैं जो आपकी तारीफ़ें कर रहे होते हैं, और फिर इंसान जो है वो उन तारीफ़ों को सुन सुन के वो बाद मरतबा मगरूर भी हो जाता है, और बाद मरतबा ये समझ जाता है ये सब मेरा ही कमाल है। बच्चे अल्लाह से डरता रहे और ये कहता रहे, आदत बना ले कि सब मेरे रब का करम है। कुरान में बड़ा खूबसूरत इसमें जुमला है, हाज़ा मिन फ़ज़्ल रब्बी, ये सब मेरे रब का फ़ज़ल है। बोले मेरा कमाल नहीं है, सब अल्लाह का करम है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें उसके लिए कोई गिरफ्त नहीं है। अच्छा हाजी साहब, जैसे नॉर्मल लोगों को बिज़नेस करना हो तो कम से कम MBA तो करना पड़ेगा, या आप कुछ और तजुर्बा किसी और तरीके से भी हासिल हो सकता है? असल में मैं बिजनेस कम्युनिटी में रहा हूँ और बड़े कारोबारी लोगों के साथ बैठना हुआ है, और मिले सुन्नत ने जॉब नहीं की है। अगरचे झाड़ू बनाया हो या कुछ भी बेचा हो या इत्र बेचे हो, कुछ भी बेचा, हमने सुन अपना काम किया है।
ये भी बिजनेसमैन है। अमीर सुन्नत कारोबारी आदमी है और मैंने इनसे कारोबारी तौर पर जब भी मैंने मशवरा किया है, क्या बड़ा आदमी मशवरा देगा बिजनेस में जो ये देते हैं मशवरा। की ऑफ सक्सेस बिजनेस में परचेसिंग है। अगर आप परचेसिंग में जीत गए तो आपका बिजनेस सक्सेस हो गया। लोग परचेसिंग में मार खाते हैं क्योंकि अगर परचेस सस्ती करोगे तो प्रॉफिट मिलेगा। आपकी खरीदी महंगी है तो लेके बैठे रहो, लोग खरीदेंगे ही नहीं। और याद रखना, खरीदना आसान है, बेचना मुश्किल है। बेचना उसके लिए आसान हो जाता है जिसने कस के ख़रीदा हो और बहुत नीचे आकर उसने चीज़ ख़रीदी हो। फिर वो थोड़ा सा वो बैठता है ना कि यार ठीक है बोलो कितने में लेना है, वो जितनी भी ऑफ़र लगती है उसने उससे कम ही में ख़रीदा होता है। तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है कि कम चीज़ कहाँ से मिलेगा। अमीर सुन्नत बेसिकली अगर देखें तो एक कारोबार करने वाली शख्सियत है और ईमानदारी के साथ, दियानतदारी के साथ और खौफ खुदा के साथ कारोबार किया है। इसके अलावा और मार्केट के अंदर इंडस्ट्रियल में इधर उधर उठना बैठना हुआ, कारोबार करते रहे तो सीखने को इनसे मिलता है। आप बड़े बड़े मतलब के पढ़ लिख कर भी लोग जाते हैं तो उनसे एक ही सवाल किया जाता है, आपका एक्सपीरियंस क्या है। सर्टिफिकेट तो यार आप फाइल में रह गई यार। अब तो मतलब बड़ी कंपनियां आपसे सवाल करती हैं कि हैव यू एनी एक्सपीरियंस। तो क्या साहब हाउ कैन नाउ, अभी तो मैं फारिग हुआ हूँ, वी नीड एक्सपीरियंस। अवला मैं एक्सपीरियंस कहाँ से ला कर दूँ। अब ये पोजीशन हो गई है यार। और एक्सपर्टीज़ और बहुत सारी चीज़ें अब मैटर कर रही हैं। है मुश्किल बहुत हो गया है, लेकिन लोगों ने ये मुश्किल रास्ता इख्तियार किया हुआ है। तो जितनी उस तरफ बढ़ रही है चीज़ें तो वहाँ की डिमांड भी बढ़ रही है और प्रॉब्लम बढ़ रहा है। निकल जाओ वहाँ से, किसी और तरफ रुख करो तो ऑटोमेटिकली चीज़। पहले कंप्यूटर सीखने वाला वो थोड़ा सा वो बेसिक सीख लेता था तो उसको, लेकिन वो इतने लोग सीख गए कि वो नीचे आ गया। आम अकाउंटेंट को कौन अब वो जो हाथ से लगेगा डेबिट क्रेडिट कौन, अब उसको सॉफ्टवेयर आना चाहिए। पहले सिर्फ एक्सेल आना था, अब एक्सेल से निकल कर सॉफ्टवेयर आना चाहिए, प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, सब आना चाहिए। तो अब इतनी चीज़ें वो हो गई हैं कि अब डिमांड बढ़ गई कि अब ये लाओ तो हम आपको देंगे। पहले तो मुंशी हुआ करते थे जो लिखते जॉब देंगे। अगर आप अपना रुख बदल दो तो ऑटोमेटिकली उनकी डिमांड कम हो जाएगी और सिर्फ सर्टिफिकेट वाला भी ना ले ले नौकरी तो मुझे बताना। सब ये कुछ हमारी ही, ये भी एक पूरी ट्रेनिंग है, पूरी तरबियत है, इस पर पूरा काम है जो करने की ज़रूरत पड़ती है और चीज़ें बैलेंस में आ जाती है। एक जो काम है वो भी बड़ा ज़बरदस्त इस वक्त हो रहा है और वो FGRF के तहत जो प्लांटेशन का है, और अब से चंद दिन के बाद आपने अनाउंसमेंट भी की हुई है 1 अगस्त जी 1 अगस्त की, कि जो है प्लांटेशन की एक पूरी मूवमेंट जो है वो होने जा रही है। तो ये क्यों आपके जहन में आया कि इसकी क्यों इतनी ज़्यादा नीड हुई? ये सुन्नत भी है, दरख्त लगाना सुन्नत भी। और अब जो वर्ल्ड वाइड जो एक ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है और जो हालात तब्दील होते हैं, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो उसके लिए सारी दुनिया समझती है कि ये ज़रूरी है। तो ये वक्त की ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है, हुसूल सवाब है, सदका जारिया है। तो ये बिल्कुल करना चाहिए और दावत इस्लामी इस काम को FGRF के तहत कर रही है, सवाब के लिए कर रही है इंशाअल्लाह, और भरपूर अंदाज में करेगी इंशाअल्लाह। हमारे जामिअतुल मदीना, मदरसतुल मदीना, मुबल्लिगीन, निगरान, ज़िम्मेदारान, अल्लाह ने चाहा तो सब इसमें मसरूफ़ हो जाएंगे। आपने पर्सनली इसमें क्या कंट्रीब्यूशन किया है प्लांटेशन में? मैंने खुद पौधे लगाए, मेरे घर के बाहर पौधे लगे हुए हैं, मैंने लगाए। अच्छा, ये लगा तो दिए पौधे, फिर उनको सर्विसेज भी देनी होती है ना, हमारा नारा भी यही रखे है जाते हैं। मसूद भाई, हमने कोशिश ये करनी है कि पौधा लगाना है, दरख्त बनाना है। हमारा नारा यही है। हम बाकायदा इस्लामी भाइयों की जिम्मेदारियाँ लगा रहे हैं कि वो इनकी निगहदाश्त और देखभाल करें, हत्ता कि ये अपनी मदद आपके तहत बड़ा होना शुरू हो जाए। तो पौधे को शुरू में संभालना पड़ता है, फिर ये अपना मामला खुद ही कर लेते हैं। स्पेसिफिक जगहों पे लगाए जा रहे हैं या कोई जगहें मुख्तस कर दी गई हैं कि हम यहाँ पे लगाएंगे? FGRF की जो मजलिस है ये हमारे इस्लामी भाई को जगह फिक्स करके दे रही है कि यहाँ यहाँ लगाने हैं। तो इसके हवाले से गवर्नमेंट के उनके बाज़ इदारों से हमारे राब्ते हैं और इंशाल्लाह आई थिंक 7 लाख पौधों का हदफ है 1 अगस्त को। क्योंकि एक वक्त था कि जोन के अंदर जो है एक ग्रीन बेल्ट्स हुआ करते थे, जो तो अब देखने में आते ही नहीं है, बिल्कुल ख़त्म कर दिए गए। मिलजुल कर करेंगे। देखिए सबको अपना काम करना पड़ेगा। दावत इस्लामी समेत तमाम आशिकाने रसूल को इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि वो
इस सरसब्ज़ और शादाबी के काम में, ग्रीन करने के काम में अपना रोल प्ले करें। डेफिनेटली सब मिलकर रोल प्ले करेंगे तो करोड़ों लोग हैं, अगर अपनी मतलब थोड़ा बहुत भी अपना कंट्रीब्यूशन कर देंगे तो अगर हर बंदा एक पौधा भी लगाए तो इस मुल्क में 22 करोड़ से ज़्यादा हम पौधे लगा लेंगे। अब 22 करोड़ में कितने तो बच्चे होंगे ना, मतलब हर कोई। लेकिन यार सब मिलकर करेंगे तो करोड़ों की तादाद में, बल्कि एक क्यों 12-12 लगाएं, 15-15 लगाएं, 20-20 लगाएं, कोई इतनी बड़ी कॉस्टिंग भी नहीं है। इतने लोग फ्लैट्स में रहते हैं कराची में, वो क्या करें? एरिया सेलेक्ट करें, वहाँ लगाएं। और इसके अलावा और भी मतलब इंटरनल प्लांटेशन है, रूफ प्लांटेशन है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो अगरचे उतना फ़ायदा ना सही, लेकिन कुछ ना कुछ तो इन्वायरमेंट की तब्दीली में फूल ना सही, फूल की पंखुड़ी सही, कुछ तो मिलेगा। हाजी साहब, इससे पहले लोगों का ये जहन नहीं बनाना चाहिए कि क्योंकि अक्सर व बेशतर लोग दरख्त काटते हुए दिखाई दिए, पहले कराची में दरख्त हुआ करते थे, अब जो है बाकायदा तौर पर इदारे कर रहे होंगे, इदारे कर रहे हैं और इदारे इस पर काम भी कर रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि अब करप्शन और क्रिमिनल मेंटेलिटी भी तो अपनी जगह पर अपना कुछ ना कुछ रोल प्ले कर ही रही होती है। कहते हैं वो बुराई और भलाई, ये दोनों का एक, भलाई वाले कोशिश कर रहे हैं कि भलाई का काम हो जाए, बुराई वाले अपना भी काम कर रहे होते हैं, लेकिन नेकी की दावत और समझाने से फ़र्क तो पड़ता है। हाजी साहब, एक अर्ज़ थी कि जैसे अब ये FGRF है, अपने तहत एक इदारा है, अब ये अभी हम देख रहे हैं कि जैसे ये इस वक्त काफ़ी ज़्यादा प्लांटेशन की प्रमोशन की तरफ लगे हुए हैं। इसी तरह भी कुछ टाइम पहले जब कोविड का दौरा था तो उसमें राशन तकसीम में लगे थे। तो ये जो अम्ब्रेला है FGRF, इसके तहत नीचे क्या कुछ है और एक आम मुसलमान को, एक आम इस्लामी भाई को इससे क्या बेनिफिट है जो मुंसलिक नहीं भी है दावत इस्लामी से? FGRF के तहत क्या हो रहा है